ये अल्फाज कैसे इलामी अल्फाज थे कि जब हमने हमला किया तो इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी कि भाई हमला हुआ है, फिर दुनिया देखेगी और दुनिया ने देखा और दुनिया ने माना। एविएशन हिस्ट्री में जेट फाइटर्स की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। आज सारी दुनिया कह रही है कि भाई ये चाइना अमेरिका लड़ाई है। इसी जगह पे बैठ के हमने कितने साल पहले ये बात कही थी कि ये चाइना अमेरिका लड़ाई है। अर्नब गोस्वामी का जो एक सिंड्रोम वहां पे फैला हुआ है कि आप जितना धाड़ेंगे, जितना दूसरे को रोकेंगे, उसे बात नहीं करने देंगे उसके ऊपर, तो वो नेशनलिज्म है आपका। और वो लोग भी कर रहे हैं जो बड़े क्रेडिबल थे। मोदी जो है ना उनके हाथ में खेल रहा है, उनकी प्रॉक्सी के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये कोई इंडिया के फायदे में निकला, ये सारा एक ही मुल्क को फायदा था इसका और वो इजराइल था। पाकिस्तान में सब तबाह हो गया था, इस्लामाबाद फतह हो गया था, जनरल आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया था, आर्मी के अंदर कू हो गया, आर्मी सरेंडर कर गई थी इंडियन आर्मी के सामने। पाकिस्तान नाम की चीज जो है वो नक्शे से खत्म हो चुकी थी। उन्होंने मीडिया, वहाँ के लिबरल्स लोगों के रवैये पे बड़ी हैरत होती थी कि वो भी वही बोली बोल रहे हैं जो आरएसएस बोलती है। सही। इंटरनेशनल मीडिया में तो अब खुल के आ गया है। इन्होंने ना सिर्फ पहले जो है ना वो अमेरिका को कहा, बल्कि उसके बाद सऊदीया से कहा, तुर्की से कहा। और वो जो होते हैं ना कासालेस और खुशामदी और जनरल साहब आपको तो अल्लाह ने जो इज्जत दे दी है और किसी की है ही नहीं, वो फिर इस गलत रुख पे लेके जाते हैं। उनसे बचना चाहिए। पाकिस्तान ने तो खैर क्लेम किया कि कौन कौन से जहाज थे और बड़ा एक्यूरेटली क्लेम किया, चूंकि इनके पास डिजिटल सिग्नेचर मौजूद था उन सारी चीज़ों का, कि जो भी मायदा होगा लाजमन आर्जी होगा। अब ये हम नहीं जानते कि ये 3 घंटे के बाद खत्म होगा, 3 दिन के बाद खत्म होगा, 3 महीने के बाद खत्म होगा, 3 साल के बाद खत्म होगा या 3 दहाइयों के बाद खत्म होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ारूक सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़किरा और तबसरा। और जैसे हमारी लास्ट प्रोग्राम में डिस्कशन आई थी और पहलगाम वाक़ये के ऊपर बड़ी तफसीली हमने रोशनी डाली थी, तकरीबन वही सिनेरियो डेवलप हुआ और पाकिस्तान के ऊपर एक बदतरीन जहारियत जो इंडिया की तरफ से मुसल्लत की गई और भरपूर जवाब जो है पाकिस्तानी अफवाज ने और पाकिस्तानी कौम ने इनको दिया। और इस हवाले से बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत देर से हम ये सिनेरियो आपके सामने रखते आ रहे थे कि पाकिस्तान जो ही स्टेबल होता है, पाकिस्तान जो ही मुस्तहकम होता है और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, अंदरूनी खलफशार की जो चीज़ें थी, पाकिस्तान जैसे उस पर काबू पाएगा तो हमारी मशरक़ी सरहद से एक ख़तरा है और उनके अज़ाइम ऐसे हैं कि वहाँ से हमला होगा। वो हमला हुआ भी, और जिसका बहुत भरपूर अंदाज से, बहुत अच्छे अंदाज से, जिसका ना सिर्फ ये है कि गैर मुल्की बहुत से मुबस्सरीन ने और बैरून ममालिक ने भी, मीडिया के जो बड़े बड़े इदारे हैं उन्होंने जो है जिस अंदाज से उसको पेश किया, तो आज उसी पे इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। उसके मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने लेके भी आएंगे और ये देखेंगे कि अभी जो मुज़ाकरात की बात हो रही है उस मुज़ाकरात के हवाले से क्या मुस्तकबिल का नक्शा बनता नज़र आ रहा है। तो आज हमारे साथ हमारा वही पैनल है, जनाब मेहताब अज़ीज़ भाई हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे और मोहतरम खालिद महमूद अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे। तो खालिद साहब, आपके लेक्चर्स के अंदर और आपकी गुफ्तगू के अंदर बार बार ये बात आती थी कि जैसे ही मशरिक़ वस्ता का जो सिनेरियो आया, और उस टाइम तो ऐसा लग रहा था, मतलब नज़र नहीं आता था, लेकिन आप बार बार ये बात करते थे और हमारे प्रोग्राम में ये बहुत बार ये चीज़ डिस्कशन में आई। तो क्या कनेक्शन है मसला फ़लस्तीन का, ये जो अभी मोदी जारियत हुई है, और किन बुनियादों के ऊपर आप ये बात करते थे कि ये पाकिस्तान को यहाँ से ख़तरा है और यहाँ उनके अज़ाइम ऐसे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ये हमला होगा, और जिस अंदाज से ये चीज़ें खुल के सामने आई, अब तो कोई शक नहीं रह गया। तो वो कनेक्शंस क्या थे जिन बुनियाद के ऊपर आप ये बात किया करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सवाल ऐसा है कि इसकी कई लेयर्स हैं इसके जवाब की, ना कोई एक तरह से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता, और हर लेयर शाफ़ी है अपनी जगह पे इस बात को साबित करने के लिए। आप ईमानी लेवल से जाके देखें तो ये जो दुनिया है हमारे सामने, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की फिर तख्लीक है और उम्मत मुसलमा की हैसियत मुसलमानों को हासिल है। आप बेशक 58 मुल्कों में मुनक़सिम कर दिए गए हों, लेकिन यह कि इसी की खाकस्तर में अभी तक वो रूह तो बाकी है कि जिससे शैतान और उसके हवारी ख़तरा महसूस करेंगे। तो जहाँ पे वो ज़्यादा कंसोलिडेटेड नज़र आएगी, पोटेंशियल नज़र आएगा, तो वहाँ पे फिर सबकी नज़रें लगी हुई होंगी। उधर से देखें तो भी अलमिया ये है ना कि मुसलमानों की भी अक्सरियत यूँ नहीं सोचती, इसलिए हम उसकी बात ही नहीं करते। चलें उसको एक तरफ रखें। तारीख़ के तनाजुर में देखें तो भी एक बात समझ लें, एक राय है ही ये कि जो हिंदुस्तान का जो बरमन है ख़ास तौर पे, जिनको बारे में एक ख्याल ये है कि ये कहीं यूरोप वगैरह से आए हैं, लेकिन एक ख्याल ये भी है कि ये
यहूदियों ही का खोया हुआ एक फ़िरका है या कबीला है। असल में कोई 31-3200 साल पहले की बात है कि जब यहूदियों पर वहाँ पे हमले हुए थे अशूरियों के, तो उनके मुख्तलिफ़ कबाइल वहाँ से खो गए थे, गुम हो गए थे। कुरान मजीद में उनके वहाँ से निकलने का जिक्र आता है ना, ये जो पहला उनका इखराज हुआ था या हिजरत कहें या जो महाजरत हुई थी, अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन खज़रल मौत। तो उस वक्त कुछ तो वहाँ रह गए आसपास, जिन्होंने बाद में फिर जंग की और अल्लाह ने उन्हें उस इलाके में, लेकिन कुछ उस वक्त गुम हो गए थे। और तकरीबन यही दौर बनता है कि जिसमें हिंदुस्तान में ये बरहमन लोग आए, आर्यंस जब आए। तो अच्छा, फिर कुछ चीज़ें इनकी आपस में बहुत मिलती भी हैं। मसलन आप देखें, गाय का मसला देखें, गाय की पूजा का मामला है, उनकी मुक़द्दस है तो इनकी ये तो पूछते हैं बाकायदा उसको। उससे आगे जो ये तस्वुर है ना अछूत का, कि जो गुनाहगार है उसको हाथ नहीं लगाना, मतलब वो नापाक हो, जी, अनटचेबल। तो बिल्कुल यही सज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको दी थी सामरी को। वो तो ख़ुद एक अल्लाह ताला ने ऐसा बना दिया था ना कि जो उसे छूता था ना उसे बुखार चढ़ जाता था उसको सामरी को, तो वो दूर से ही कहता था मुझे छूना नहीं। तो गोया गुनाहगार की ये सज़ा है, ये भी उनसे आई। फिर जो सामरी का बछड़ा था जो उसने बनाया था, उसको उन्होंने आग में जला के तो उसकी खाक को दरिया में बहा दिया था। ये अपने मुर्दे के साथ वही काम करते हैं। रंग पीला, सूदखोरी, वो अयारी मक्कारी, अच्छा ये जो है ना हवस, जो है ना दुनिया फतहगिरी की हवस, दूसरों को दबा के रखना, चूज़न पीपल होने का तस्वुर बरहमन का जो है, तो जो उनका है, यानी कोई कदर मुश्तरक हो तो आदमी गिने सैकड़ों हैं। तो फिर ये जो जदीद अब दुनिया में जो DNA वगैरह की तहकीक से वो किया जा सकता है, तो हो सकता है हमारे इल्म में तो ना आया हो, लेकिन ये कि अब एक मालूम हकीकत हो, क्योंकि यहूदी लोग अपने गुमशुदा कबाइल की तलाश में थे। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर से DNA जमा किए, तो वो अगर इस तरह की कोई चीज़ निकल आई हो तो एक इजाफी बात है। और आप अगर स्ट्रेटजिकली भी देखें तो उस एतबार से भी अगर, यानी ये दूसरी बात हो गई इनके इश्तराक की। एक वो थी जो मैंने ईमानी बुनियाद आपके सामने रखी, दूसरी ये नस्ली बुनियाद भी आपके सामने आ गई, नस्ली मजहबी दोनों आ गई। तीसरी तरफ है कि स्ट्रेटजिकली भी अगर आप देखें तो उनके लिए ख़तरनाक तरीन मुल्क उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान है। 1967 से मालूम, मतलब एलानिया बताया हुआ है उन्होंने। बिन गौरियन ने ये बात कही थी ना 67 की जंग जीतने के बाद कि अरबों से अब हमें कोई ख़तरा नहीं है, अगर हमें कोई ख़तरा है तो पाकिस्तान से। उसकी वजह भी उसने बताई थी, खैर छोड़ें। तो अब वो मुल्क जो है ना उस वक्त तो सिर्फ अस्करी एक उसकी फ़ौज ही थी ना, और क्या था। अब वो इतनी ताकत भी है, मिज़ाइल भी हैं, सारा कुछ है, पीछे यानी पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। तो अब उनके यहाँ यानी उस मुल्क का दुश्मन है इंडिया, तो उनके लिए बड़ा एक सहूलत बन जाती है कि उसको बजाय खुद आके इंगेज करने के, इंडिया के साथ उसे इंगेज कर दो और इंडिया को सपोर्ट करो इस मामले में। और सपोर्ट हमें नज़र आई है वो अभी नज़र आई है ना। पहले जब हम कहते थे तो आपको ये सारी जो है ना वो कंस्पिरेसी थ्योरी लगती थी ना तो खुल के आ गई। अब अल्लाह ने दिखा दिया ना, देखो मर्जी है आपकी। तो अल्लाह तो इसी तरह निशानियाँ दिखाते हैं ना। तो अब यानी ये तो बिल्कुल खुली बात है, चलें बाकी को तो छोड़े ना, ये तो बिल्कुल सीधी बात है कि भाई आपका दुश्मन है, आपका डिक्लेयर्ड एनिमी है और है भी। और अच्छा, इस चीज़ को भी हमने बचने की कोशिश की कि यार मतलब परवेज़ मुशर्रफ के दौर से लेके ऑनवर्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लॉबी बनाने में इसराइल कामयाब हो गया था कि जो ये बात यहाँ पे फैला रहे थे कि जी हमें इंडिया के इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने चाहिए, बहुत फ़ायदा है। ठीक है, ये असल में इसी वजह से था कि इसराइल हमें अपना दोस्त नहीं समझता, दुश्मन समझते हैं। हम इस गलतफहमी में थे कि हम उसे दोस्त बना सकते हैं। तो अगर दोस्त बनना था तो बहरहाल वो इस्लाम की रूह निकाल के ही बन सकते थे, जो यहाँ से निकलती ही नहीं। किसी बड़ी कोशिश लोगों ने की है, वो ऐसी कोई खूबी हुई है कि निकल के नहीं देती। और वो शकीब अरसलान के अल्फाज में पूरी दुनिया से अगर इस्लाम की रगें डूब भी जाए ना, नब्ज़ डूब भी जाए, इस खित्ते से नहीं डूबेगी। तो वो साबित हुआ। और अभी तो खैर बिल्कुल ही आंखें खुल जानी चाहिए ना कि भाई इसराइल आपका दोस्त हो नहीं सकता। फिर अब इसराइल का एजेंडा है अगला, वो अब नज़र आ गया, सबको नज़र आ गया, तमाम क्या लिबरल सेकुलर अब सबको नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ज़मीनी हक़ाइक़ उसकी शहादत दे रहे हैं। और वो एजेंडा क्या है जी? ग्रेटर इसराइल बनाने का एजेंडा। ग्रेटर इसराइल में ये सारे बड़े बड़े अरब ममालिक भी आते हैं और वो उस दोस्ती के फंदे में फंसे हुए हैं, क्या सऊदी अरब और क्या दूसरे। तो ये इसी दोस्ती के शिकार जो हुए थे उनका नतीजा क्या निकला है ना, उसका यासर अरफात का क्या बना और हाफिज़ुल असद का क्या बना, तो ये मिस्र वालों का क्या बना। तो अब सऊदिया को दोस्ती याद आई है, तो वो ग्रेटर इसराइल वाला एजेंडा भी है।
अब उसमें अगर वो ग्रेटर इसराइल के एजेंडे पे आगे बढ़ता है, और देखें अभी फ़लस्तीन के मामले ही में कितना प्रेशर बिल्ड हुआ है पाकिस्तान के ऊपर के क्यों नहीं करते। ये चीज़ जब आगे बढ़ के फ़र्ज़ करें मदीने तक पहुंचती है तो उस वक्त यानी पाकिस्तान कितने प्रेशर में होगा अपनी आवाम के। उससे पहले वो पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज़ करना चाहते हैं, और उसके लिए वो जैसे हम वहाँ नहीं जा सकते तो उनके लिए भी यहाँ आना इतना आसान नहीं है। तो बेहतरीन उनके लिए मोर्चा जो बनता है वो मोर्चा उनके लिए बनता है इंडिया। तो कोई एक फैक्टर नहीं है यार, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। हर लेयर अपनी जगह पे एक शाफी और मुकम्मल दलील है। अगर कोई माने तो, न माने तो फिर जिसने आंखें बंद करके रखनी है वो अब भी कहेगा नहीं इसराइल को हमसे क्या। लेकिन बहरहाल अब तो ये कहना बिल्कुल अहमकाना बात हुई। पहले तो चले ईमान की बात थी या कुछ उस तरह की थी ना, अब तो ज़मीनी हक़ाइक़ उसकी शहादत दे रहे हैं, आपके पास फैक्ट्स आ चुके हुए हैं। और मोदी जो है ना इस एतबार से अगर आप सोचें तो मतलब है उनके हाथ में खेल रहा है, उनकी प्रॉक्सी के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये कोई इंडिया के फ़ायदे में निकला ये सारा, एक ही मुल्क को फ़ायदा था इसका और वो इसराइल था। बिल्कुल सही। मेहताब भाई, आज जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ये जो वाक़यात हुए हैं ख़ास तौर पे जंग के, इसका एक रीकैप आपकी तरफ से आ जाए। और जाफ़र एक्सप्रेस वाले प्रोग्राम में हमने ये चीज़ें तो की थी कि जैसे ये मामला सेटल होता है, ये नाकामी थी, जिस तरह पाकिस्तान ने उसको भी कामयाबी के साथ उसको टैकल किया बहुत बड़ा, और उससे पहले भी ये चीज़ें थीं पाकिस्तान पे मुख्तलिफ अंदाज से ये हमले हो रहे थे और चीज़ें नज़र आ रही थी कि यार कभी एक जगह इंगेज किया जा रहा है, कभी दूसरी तरह इंगेज कर। तो अब तो खुल के इंडिया और उसके साथ इसराइल भी, उसकी सारी ताउन और उसकी सारी असले समेत और उसके पीछे जो है एक जिसे आप कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक और दूसरी टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है उसको हासिल रही। तो कैसा देखा आपने इन 4 दिनों को? अच्छा फ़ारूक भाई, अगर इसको हम देखें तो 3 मई को इंडियन मीडिया अगर आप देख रहे हो तो 3 मई को उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम किन किन जगहों पे हमला करेंगे। उन्होंने बताया कि जी ये जो है वो भावलपुर में क्या नाम है उनका, जैश ए मोहम्मद वाले जो थे साहब, मौलाना मसूद अज़हर साहब का ये मदरसा है जिसको वो हेड क्वार्टर कह रहे थे कि ये हेड क्वार्टर है, ये मरीद के है, ये जनाब वो कोटली है और ये मुजफ्फराबाद है। सारे के सारे पॉइंट्स उनके मीडिया पे, और ये एक बार नहीं बार बार आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, 4 तारीख को पाकिस्तान जर्नलिस्टों को लेके गया मुजफ्फराबाद में, जिस बिलाल मस्जिद के बारे में वो कह रहे थे कि हेड क्वार्टर है, इन्होंने उसका दौरा करवाया। और फिर जो 6 तारीख है उसको जाना था मरीद के और यहाँ लेके जाना था भावलपुर में शेड्यूल था दौरा, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट जो है उनको कि आप वहाँ पे जाके चेक करें। इस दौरान 6 और 7 की रात को ये वाक़या हुआ कि हिंदुस्तान ने ज़ाहिर पूरी प्लानिंग उनकी थी और अपनी चॉइस के टाइम को उन्होंने किया, और उसके बाद एक पूरा प्लानिंग की उन्होंने कि उनके कोई 70 से ज़्यादा उस वक्त एयरफोर्स के फ़ाइटर प्लेन जो है वो हवा में वो लेके आए, और उन्होंने हवा से ही टारगेट किया इन जगहों पे। और यहाँ पे जो है ना पाकिस्तान की ज़ाहिर सॉवरेनिटी जो है वो ब्रीच हुई और उसके ऊपर मिसाइल टारगेट किए गए। अभी हमें 2 चीज़ें थी, एक तो इंडिया का ख्याल शायद ये था कि इतनी बड़ी जब फोर्स लेके आएंगे तो पाकिस्तान फौरी तौर पे कोई रिएक्ट नहीं करेगा, इसके ऊपर इमीडिएट रिएक्ट जो होता है ना वो नहीं होगा, इसके ऊपर पाकिस्तान नहीं कर सकता, टाइम लगता है और चीज़ें टाइम लगता है मैनेज करने में। दूसरी चीज़ ये थी कि जो है ना ये हो जाएगा पाकिस्तान को जो है ना ये करके तो इतनी बड़ी तादाद में हमारे होगी तो इमीडिएट रिएक्शन नहीं आएगा। अच्छा, जिन चीज़ों को हम चूँकि मीडिया में बार बार प्रोपोगेट कर रहे हैं कि ये टारगेट हैं, तो वो बिल्डिंग्स भी खाली होंगी, मिसाइल लगेंगे वहाँ पे, दूसरे दिन तीसरे दिन तक जो है ना वो पता चलेगा कि खाली बिल्डिंग्स थी, तो पाकिस्तान भी कहेगा कि यार इतना को बड़ा नहीं हुआ, छोटा मोटा जो है ना वो हो जाएगा कि ना तो उनके जहाज़ों ने आपकी एयर स्पेस को वायलेट किया,
ना कोई जो है ना जानी नुकसान हुआ, खाली बिल्डिंग्स के ऊपर लग गई, तो बात डिफ्यूज़ हो जाएगी। यहाँ पे पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट किया भी तो कोई छोटा मोटा इसी तरह से किसी जगह जाके वो अपनी एक पावर शो कर देंगे, तो उसको भी हम भी कहें कि कुछ नहीं हुआ। और वहाँ पे एक जो मीडिया से उन्होंने पहले माहौल बनाया था वो हल्ला क्रिएट कर देंगे कि जनाब हमने तो पाकिस्तान के इनसाइड डीप जाके जो है ना इस दफ़ा कर दिया। पहले तो कह रहे थे कि जनाब सर्जिकल स्ट्राइक, और वो एक स्टेप फर्दर जो है ना उसको बना देंगे। ये उनकी बज़ाहिर प्लानिंग नज़र आ रही थी, लेकिन हुआ ये कि जो उनकी प्लानिंग थी ना वो पूरी नहीं हो सकी। पहली चीज़ तो ये हुई कि पाकिस्तान ने इमीडिएट रिएक्शन दिया, यानी कि उसके 2 मिनट बाद जो है एयरफोर्स को ये अलाउ कर दिया गया कि वो रिटेलिएट करे उसके, जबकि उनके उस वक्त जो है वो 70 से ज़्यादा जहाज़ थे, 78 के करीब या 79 के करीब कह दें कि वो जहाज़ थे उनके। और जो पाकिस्तान के जहाज़ जगहों पे थे, हाँ मतलब पूरी उस पे एयर स्पेस में फैले हुए थे उनके, पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ करीब। तो पाकिस्तान के उस वक्त टोटल 27 जहाज़ जो है वो हवा में थे। तो ये डबल से भी ज़्यादा का जो है ना वो था, ट्रिपल ऑलमोस्ट। तो उसमें फिर दूसरी चीज़ ये थी कि जब इन्होंने अटैक किया तो चूँकि अचानक ये सारा कुछ हुआ, पाकिस्तान उसकी तवक्को ज़ाहिर सी बात है कि नहीं कर रहा था कि कब करेंगे, कैसे होगा। सरप्राइज फिनोमेना ज़ाहिर है, जो फर्स्ट जो है ना स्ट्राइक करता है उसके पास ये ऑप्शन होता है। तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा मसला ये था कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ा है उसके अंदर भी कोई 50 से ज़्यादा जो कमर्शियल एयरलाइंस के जहाज़ थे वो पाकिस्तान की फ़ज़ा में मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान के अपने भी थे और इंटरनेशनल जो एयरलाइंस हैं उनके जहाज़ भी थे। कुछ वो जहाज़ थे जो पाकिस्तान से फ़्लाई किया था या पाकिस्तान आ रहे थे, और कुछ वो जहाज़ थे जो किसी तीसरे मुल्क से फ़्लाई किया और तीसरे मुल्क में जा रहे थे, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस फिनोमेना में एक पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा मसला था कि वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है ना उसको अगर वो हाई सेंसिटिव मोड पे एक्टिवेट करते तो उसका फ़ायदा तो पाकिस्तान को हो जाता, लेकिन उसमें एक एरर का चांस बरर रहता है, वो हिट हो सकते हैं ज़ाहिर है, क्योंकि मशीन की अपनी असेसमेंट जो है ना वो उसी के ऊपर वो करती है। और ये दुनिया में कई जगह हो चुका है। ईरान में कुछ अर्सा पहले जो है ना, अगर याद हो आपको, तो वो एक जो है ना इसी तरह मार गिराया गया था। तो इस हमेशा पैनिक सिचुएशन में, और 2000 ये जब 19 में हुआ था ना अपना बालाकोट स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, तो इंडियन जो था एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने अपना ही एक हेलीकॉप्टर मार गिराया था। उसकी वजह भी यही थी कि वो उस वक्त जो है ना जब आप हाई सेंसिटिव मोड पे करते हैं तो उसकी वजह से जो है ना मामूली से एरर से जो है ना वो हो जाता है। तो इन्होंने उसको भी मतलब न्यूट्रलाइज़ किया, उस थ्रेट को भी, कि कोई एरर की वजह से कोई बड़ा नुकसान जो है हो जाए। एयरफोर्स ने रिएक्ट किया और अगले 1.5 घंटे तक जो है एविएशन हिस्ट्री में जेट फाइटर्स की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। उस जंग के अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे पैंथरे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर था, बहुत कुछ उसमें इन्वॉल्व था। उसकी खैर टेक्निकल डिटेल्स एक अलग है, वक्त के साथ आएगी। जैसे कि कुछ CNN ने एक लिखा है कि ये एविएशन की जो हिस्ट्री है उसका एक दर्ज हुआ है और ये स्ट्रेटजीज़ जो है ये पढ़ाई जाती है, ये पढ़ाई जाती रहेंगी। तो ये हकीकत है उसका। लेकिन उसका बड़ा रिज़ल्ट ये हुआ कि इंडिया के 5 जहाज़ जो है वो मार गिराए गए, और फाइटर प्लेन जिसमें से 3 उनके रफ़ाल थे जिनके ऊपर बड़ा गरूर था उन्हें कि वो होगा, और एक जो है इज़राइल का हेरॉन तर्ज का ड्रोन जो बहुत कीमती और तकरीबन जो है फाइटर प्लेन की कीमत का वो ड्रोन था, वो मार गिराया गया। अब ये चीज़ जो है ना इसने वो उसका जो वो चीज़ बनाना चाह रहे थे ना, जो उनकी प्लानिंग थी, उसको बेसिकली उसने डिस्टर्ब कर दिया। एक ये चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो मिसाइल स्ट्राइक उन्होंने की है उसमें जो बावलपुर में उनकी स्ट्राइक थी वो भी उस कंपाउंड से बाहर एक रहायशी इमारत के ऊपर जो मिसाइल लगा है उसमें शहादतें हो गई, 12-13 लोग जो है ना उसके हो गए। जो मुजफ्फराबाद में थी उसमें भी 3 लोग थे जो वहाँ पे मौजूद थे, वो हुआ। और जो कोटली में फायर किया वो एक सीधा घर पे लगा और घर के अंदर जितने लोग मरीद के में भी हाँ कुछ मरीद के में भी 3 शहादतें हुई, वहाँ पे लोग मौजूद थे। तो ये कुल मिला के जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर कोई 26 लोग
इसमें शहीद भी हो गए और ज़ख्मियों की तादाद 50 से मतलब ऊपर ये वो थी। दहशतगर्द थे जो बच्चों की सूरत में और जो जो ख़वातीन बच्चे की खैर सूरत उनकी में वो सर जो तस्वीरें हिंदुस्तान सारी एक जो है अचीवमेंट अपनी बना रहा था कि हमने नहीं, ये असल में जो बात वो बताना चाह रहे हैं वो ये ना कि उनका प्लान ये था कि इमारतें खाली होंगी, तो लेकिन वो उनकी जो है ना वो एक्यूरेसी ऐसी थी कि उधर मार दिए जिधर जो है ना अकोमोडेशन थी तो वो उनका प्लान जो है ना वो खराब हो गया, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका, वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है जब कैजुअल्टीज़ हो गई, ज़ख्मी हो गए, तो पाकिस्तान के अंदर जो है ना प्रेशर जवाब देने का बहुत बढ़ गया। और दूसरी तरफ ये है कि उनके अपने जहाज़ जो गिर गए, हम सारी ज़िंदगी बुराई करते रहे, यहाँ अच्छाई कर देना कि ये जो असल में हमारे यहाँ जो एक एंटी गवर्नमेंट जो है ना एक वो एलिमेंट इमरान खान के हमायतियों का, उन्होंने इधर बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। दो ना उन जवाब, हमें मारते हो जरा इनको जवाब देना, बहुत अच्छा हुआ। मतलब ये ना होता तो कंप्रोमाइज हो सकता है कोई जो है ना। सर मैं इस पे आपसे मतलब चलें ये करता हूँ कि पाकिस्तानी जो भी हमारे आप हुकूमती सतह पे हों और पाकिस्तान अस्करी सतह पे, इससे पहले जो मैसेजिंग उन्होंने की थी, जो मतलब ये सारा होता है, लेकिन बात सुने, जब हुकूमत सतह पे फैसले होते हैं ना, सब लोग एक पेज पे नहीं होते, हर तरह की राय आती है, उसमें कौन सी राय भारी है, कौन लोग वहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ज़ाहिर है वहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप भी होती है, मिलिट्री लीडरशिप के अपने अंदर भी दो आरा हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, उन्होंने बहुत सारा कुछ देखना होता है, इंटरनेशनल जो है ना ताल्लुकात देखने होते हैं, फिर ये देखना होता है कहीं कारोबार किधर किधर अपने कहीं क्या नुकसान ना हो जाए, बहुत कुछ देखना होता है, दोस्तियाँ देखनी होती हैं। तो जब आप पर अपनी कौम का प्रेशर आता है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ों को न्यूट्रलाइज करता है और यूनाइट होने में मदद करता है, एक फैसले तक पहुँचने में मदद देता है। तो वो मैं फैक्टर बयान करना चाह रहा हूँ। सही है। अच्छा, इससे फिर अगले दिन ये हुआ कि चूँकि ये हो गया, अच्छा अब प्रॉब्लम ये थी कि ये जहाज़ हो गए, पाकिस्तान ने तो खैर क्लेम किया कि कौन कौन से जहाज़ थे और बड़ा एक्यूरेटली क्लेम किया, चूँकि इनके पास डिजिटल सिग्नेचर मौजूद था उन सारी चीज़ों का। तो इन्होंने, इंडिया जो है वो सेमी डिनाइल मोड में था, मतलब उसने इनकार नहीं किया, तरदीद नहीं की, लेकिन उसने एक्सेप्ट भी नहीं किया इनको। अब वो ऑन ग्राउंड तो पड़े हुए थे मलबा, तो उसको उन्होंने कहा कि अनआइडेंटिफाइड जो है ना एयरक्राफ्ट रैकेज, वो कह रहे हैं कि, और उनका मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है, वहाँ से उठा भी रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ गई। अब नामालूम मलबा, हाँ, नामालूम जहाज़ों का मलबा जो है ना वहाँ से उठाया गया। वो नामालूम कितना अरसा रहेंगे, ज़रा कभी ना कभी तो उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी आपको। लेकिन बहरहाल खैर ये थी कि वो अब सवालात वहाँ पे भी जंग के माहौल में ज़्यादा नहीं होगा, आगे चल के आएंगे, तो ये चीज़ तो होने पे पता चल गई कि भाई ये तो नहीं हो सका, हम जो चीज़ अचीव करना चाह रहे थे वो नहीं हो सका। उन्होंने फिर मीडिया के ऊपर जो है ना वो उससे जितनी भी कोशिश की, प्रोपेगेंडा वार स्टार्ट की, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है जब उन चीज़ों को कर रहा था, तो आप वन साइडेड जितना भी बम्बारमेंट कर लें तो वो आपकी कामयाब नहीं होती, बहुत माइनर सा जो है ना उसका शेयर बन सकता है। फिर उन्होंने दूसरे दिन ये किया कि उन्होंने ड्रोन, इजरायली हरॉप ड्रोन की एक बहुत बड़ा जो है वो बेड़ा खेप पाकिस्तान के अंदर भेजी, और उनका ख्याल ये था कि यहाँ पे चूँकि ये बड़ा जो प्रिसाइज होता है हाई वैल्यू टारगेट्स को ये करने के लिए ये ऊंचा उड़ता है, तो एक इसकी कीमत जो है ना वो जो होती है एयर डिफेंस के मिसाइल उससे बहुत कम होती है, लेकिन ऊंचा उड़ता है, थोड़ा सा पेलोड लेके आता है और तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान ने इनका ख्याल था कि एयर डिफेंस सिस्टम्स को इन्होंने करना था, जैसे पाकिस्तान के अंदर GHQ के अंदर जो इन्होंने करने की कोशिश की, जो स्टेडियम्स हैं पाकिस्तान के, स्टेडियम के साथ जो हसास इदारे की अमारात थी उनको बेसिकली टारगेट करने की इनकी कोशिश। इनका ख्याल था कि 2-4 जगह पे लगे, नुकसान करे ना करे तो वो जो है ना बहरहाल उससे पूरा हो जाएगा कि हमने जनाब अंदर जाके आर्मी को भी, चूँकि ये जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि एक तो दहशतगर्द को हम करेंगे और दहशतगर्दों के सरपरस्तों को भी हम नहीं छोड़ेंगे, और सरपरस्त ये अपने तौर पे कह रहे थे कि दो हैं, एक पाकिस्तानी जो मिलिट्री है वो सरपरस्ती करती है उनके बकौल, और दूसरा वो ISI को टारगेट कर रहे थे इसके ऊपर। तो दोनों चीज़ों को उन्होंने किया, लेकिन मतलब उनकी फिर बदकिस्मती कि वो सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो गए। पाकिस्तान के अंदर जितनी तादाद में भी उन्होंने भेजे, वो उनमें से सिर्फ एक जो है लाहौर में जो ब्लास्ट कर सका है अपना पेलोड, वो उसने किया, उसके ऊपर उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि HQ-9 जो हमारा दूर मार जो है एयर डिफेंस सिस्टम, उसको उन्होंने टारगेट कर लिया है। तो पाकिस्तान ने उसको काउंटर किया बड़े अच्छे तरीके से, इन्होंने एक बाकायदा तौर पे उसकी इवन मतलब मिलिट्री एरिया था, ज़ाहिर तस्वीरें ऑफिशियली तो नहीं, अनऑफिशियली उन्होंने जारी कर दी, कोई और बना नहीं सकता, वो खुद ही उन्होंने बना के जारी की कि ये
एक तो HQ9 नहीं था, HQ16 था जो शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज का जो है ना सिस्टम था। और इसके भी सिर्फ जो नुकसान हुआ है वो एक जो कमांड पोस्ट की गाड़ी थी उसको वहाँ पे उसमें कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं और उसको की बॉडी के ऊपर इफेक्ट हुआ है। आधे घंटे बाद उसकी इंस्पेक्शन के दोबारा उसको ऑपरेशनल कर दिया गया। पाकिस्तान में आर्मी से ज़्यादा तो हमारे जो सिविल लोग हैं उन्होंने अपनी बंदूकों से बंदूकों से वो तो खैर एक अलग उसको हम डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं ना जंग में थोड़ा सा कुछ ऐसी ज़राफत की चीज़ें भी पाकिस्तान में वो चलती रही, तो वो एक मतलब एक राय ये भी थी कि कबूतरबाजी इतनी भी बुरी नहीं है। ये भी बंदे के अंदर काफ़ी सलाहियत जो है पैदा कर लेती है। नहीं वो पंजाब से कुछ क्लिप मुझे आए हैं कि मैं उसमें लोग जनाब 1 to 5 पे एक बंदा पीछे बैठा हुआ है, शॉर्ट गन 2 नाली बंदूक जनाब उसमें उन्होंने डाले हुए हैं कारतूस डाल के, तो वो तैयार बैठे हुए हैं जनाब, ढूंढ रहे हैं किधर है, वो इशारे कर रहे हैं। अच्छा ये गोलियां चला, वो चले बाकी चीज़ें तो ये एक मोराल को भी बताता है कि देखिए हम इतनी, अब ठीक है वो ड्रोन है, कुछ एक राय तो ये भी थे ना एक खौफजदा करने के लिए एक नफ्सियाती जंग भी होती है ना, इसराइल के अंदर ये चीज़ें बहुत चलती रही हैं फ़लस्तीन के हवाले से। तो पाकिस्तानी तो हमने कई फुटेजेस देखी, ड्रोन ऊपर जा रहा है, अभी वो मूव कर रहा है, पीछे पीछे जैसे कैच करना है आपने, ठीक है, ये चीज़ें भी जा रही है। खौफ नाम की या उस तरह की डर जाना या आप एक इस तरह एक पैनिक मोड में आ जाना, तो ये चीज़ें कम से कम हमें एक अवामी सतह पे बिल्कुल नज़र नहीं आई। और इसमें तो हमें ख़ास तौर पे पंजाब की आवाम को बड़ा वो दे रहा, लाहौर में आपने मुख्तलिफ मुज़ाफ़ात में देहातों के अंदर उन्होंने जिस तरीके से उसको किया और उसको जिस तरह न्यूट्रलाइज़ किया कि उनका प्रोपोगंडा वार था, जब वो एक असाबी उन्होंने जंग मुसल्लत करनी थी कि पूरी कौम डर जाए, खौफज़दा हो जाए, तो वो चीज़ नहीं हो सकी। अच्छा फिर अचीव भी नहीं हो सका ना, इससे भी कुछ अचीव नहीं हो सका। मतलब आप अगर इतने बड़ा एक जो है वो लॉन्च करते हैं ऑफेंसिव अटैक और उसके अंदर सिर्फ एक जो है ना एक जगह पे वो हिट करता है और वहाँ पे भी कुछ नुकसान ख़ास नहीं कर पाता, 3 लोग ज़ख्मी होते हैं और मामूली उनको भी ज़ख्म आते हैं और जो वो सिस्टम होता है उसको भी कोई नुकसान नहीं आप पहुँचा सकते, तो फिर वो भी नाकाम हो गया। अब मसला ये है कि जो उन्होंने वार हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ था अपनी आवाम के अंदर, उसको दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए था, कोई चीज़ तो दिखाएं कि ये हमने अचीव कर लिया, ताकि आपको पता होगा उस दिन ये मैं साथ साथ वो तबसरा भी है कि ये खबर भी चलती रही कि पाकिस्तान ने लाहौर की बंदरगाह फतह कर लिया। हाँ। अच्छा और उनके मेन चैनल्स के ऊपर एक खबर तो ये भी थी कि बलोचिस्तान और KPK तो फुल नहीं इस्लामाबाद फतह हो गया। जो है पाकिस्तानी फौज ने हथियार डाल दिए, आर्मी चीफ जो है वो चीफ अरेस्ट कर लिया, शहबाज शरीफ की राइशगाह के ऊपर हो गया और फैसल मस्जिद के ऊपर। ये तो मजाक बन गया ना उनके, और ये नहीं है कि कोई इनका कोई डिजिटल चैनल मेनस्ट्रीम और बड़े सीनियर इनके जो सहाफ़ी हैं, मतलब कोई पुराना लिखा हुआ स्क्रिप्ट तो नहीं था जो पढ़ रहे थे। नहीं खालिद साहब इसके ऊपर मेरे ख्याल में अलग से बात करेंगे, आप इस अगले वाक़यात को वो कर लें तो फिर मीडिया को डिस्कस करते हैं इस पे ना, ये बड़ी इसमें मज़ेदार चीज़ है। अच्छा उसके बाद जब ये भी नहीं हुआ तो फिर इस दौरान जो है ना फिर तीसरा काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने फिर दोबारा हवा से जो है ना मिसाइल दागे और वो मिसाइल इन्होंने इस्लामाबाद में नूर खान एयरबेस के ऊपर और रफ़ीकी एयरबेस के ऊपर शोरकोट और तीसरा जो है ना मरीद एयरबेस जो चकवाल के पास है वहाँ पे ये मिसाइल दागे और तीनों में से कुछ मिसाइल न्यूट्रलाइज हुए, कुछ जो नूर खान एयरबेस का एक न्यूट्रलाइज हो गया, एक जो गिरा वो भी खाली जगह के ऊपर गिरा, ग्रीन लैंड जो थी उसे रनवे के थोड़ा सा आगे जाके ना इतनी वो हुई, इसने भी नुकसान नहीं किया ना, वहाँ पे कोई इस किस्म का प्रैक्टिकली वो नुकसान कर सके। लेकिन जब ये चीज़ हो गई ना तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए हाथ खुल गए कि उनके ऊपर दोस्तों को दिखाने के लिए हो चुका है इंडिया वो बात। अच्छा इस दौरान चूँकि वो जो बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे कि जो मुज़ाकरात थे बैक एंड पे वो चल रहे थे, ज़ाहिर है मुख्तलिफ फोर्सेस जो है ना आ चुकी थी, 2 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट था उसको एस्केलेशन इस हद तक ना जाए तो वो चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने फिर जवाब देना शुरू किया और जवाब जो है सुबह फजर के वक्त शुरू हुआ और बता के दिया, हाँ बता के बाकायदा ऐलान जंग जो है वो DG ISPR, जब ये नूर खान एयरबेस पे अटैक हुआ तो उसके कुछ देर बाद जो है ना DG ISPR आए वहाँ पे, उन्होंने आके बाकायदा तौर पे कहा कि अब तुम हमारे जवाब का इंतज़ार करो, तुमने कर लिया है तो अब तुम हमारे जवाब का इंतज़ार करो। और उसके कोई मेरे ख्याल में 20 मिनट बाद जो है वो पहली वीडियो रिलीज़ हुई। हाँ तो उसके बाद जो है ना वो वीडियो रिलीज़ हुई जिसमें उन्होंने कहा कि फजर का टाइम है और आज 8 जो मई है और ये पहला जो है ना पठानकोट 10 मई है और जो है ना आज पहला रिस्पांस उसके। खैर उसके बाद फिर चलना शुरू हो गया
हुआ ये कि ये तो खैर खुद जो है इंटरनेशनल मीडिया ने और बाद में इंडिया ने भी इसको तस्लीम किया कि तकरीबन कोई 16 टारगेट्स थे पूरे ऑल ओवर द इंडिया, और उनके एयर बेसिस, इन्होंने पहले ये कहा था कि हमारे 2 प्राइम टारगेट हैं जो सुबह के टाइम आई थी। एक क्या कहते हैं लीड, जो न्यूज़ लीड आई थी उसमें इन्होंने कहा था कि हमारी जो ऑपरेशन बनियान मरसूस हमने शुरू किया है उसके 2 बेसिक टारगेट हैं। एक तो है कि जो मिज़ाइल उसमें यूज़ किए गए थे ब्रह्मोस मिज़ाइल जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने, उनकी जो स्टोरेज है वो, और वो तमाम एयर बेसिस जहाँ से उन जहाज़ों ने फ़्लाई किया था जो उस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, ये 2 हमारे प्राइम टारगेट्स हैं जिनको, और फिर उन प्राइम टारगेट्स को उन्होंने हिट किया। इंडिया ने बाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि नुकसान हुआ है, अभी के जहाज़ों को आज तक नहीं उन्होंने माना, लेकिन ये माना है कि उन्होंने नुकसान हुआ है। उसकी सोशल मीडिया पे बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं। उस नुकसान का अंदाज़ा इससे लगाएं कि जो बिल्कुल गिरे हुए जहाज़ मलबा मानने से इनकारी हो गए कि हमारे हैं, तो अगर ये मान गए कि नुकसान हुआ है तो फिर कितना हुआ होगा। डेफिनेटली उससे वीडियोस बेशुमार सोशल मीडिया की हैं जहाँ पे ज़ाहिर है मतलब सोशल मीडिया के दौर का एक बड़ा फ़ायदा है खालिद साहब के, मतलब इन्होंने कहा कि हमने ब्यास सिटी में जो स्टोरेज है उसको हिट किया है। अच्छा, मैं चूँकि उस वक्त जाग रहे थे और उसका मैंने फौरी तौर पे जो था क्या कहते हैं ट्विटर के ऊपर मैंने सर्च किया ब्यास सिटी जो है ना वहाँ के, तो वहाँ पे आना शुरू हो गया। लोगों ने कहा कि धमाका सुना है, उनकी ट्वीट्स आ रही थी। फिर उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि फ़लाँ जगह पे जो है ना हुआ है, उसकी वीडियोस आना शुरू हो गई कि उसके शोले निकल रहे हैं, वो हो रहा है। तो आजकल चूँकि सोशल मीडिया के दौर का एक ये फ़ायदा है कि आपको कोई मतलब वो सेटेलाइट इमेजरी ना भी हो, डिजिटल जो वो ना भी हो, तो आम आदमी भी उसको चेक कर सकता है बड़ा ईजीली जो है ना उसको देखा जा सकता है। मतलब वो तो हमारी जो DGISPR की तरफ से ये कहा था कि वो बार बार जब पहले प्रोपेगेंडा हो रहा था कि ये हो गया वो हो गया, तो उन्होंने कहा जब हम हमला करेंगे तो फिर मतलब ये नहीं है बताने की हमें वो जरूरत होगी, वो हमला खुद इंडिया मीडिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो खुद दुनिया देखेगी। हाँ, और अच्छी बात ये थी कि जितने भी अटैक्स हुए थे तो वो अटैक्स का जब वो बताते थे तो साथ फुटेज भी देते थे कि ये अटैक और ये फुटेज है, ये अटैक और ये फुटेज है। उससे पहले उन्होंने दावा नहीं किया और वो साथ साथ चीज़ें आ रही थी बड़ा मुनज़्ज़म प्लान तरीके से, मतलब कैलकुलेटेड अंदाज में। जब ये जो जहाज़ों की लड़ाई चल रही थी आपस में, तो मतलब जितनी चीज़ें उन्होंने कि ये फ़लाँ जहाज़ है, ये फ़लाँ जगह पे गिरा है, इसका मलबा इतने किलोमीटर फ़लाँ से उसकी जो है ना पूरी लोकेशन, और उसके साथ वो डिजिटली जो है ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ उसकी पोजीशनिंग के साथ वो बता रहे थे वहाँ पे, और एग्जैक्टली वही चीज़ थी बाद में जो अच्छा उसका एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया जो है ना उसको पहुँचने में और उसको कहीं मसला नहीं हुआ कि आपने सिर्फ अपने जो है नेविगेशन में वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डालने थे और आपको पिन पॉइंट पे लोकेशन गाइड करके लेके चली जाती थी वहाँ पे, तो जाके उन्होंने बड़े इजीली कर लिया। क्वेश्चन ये है कि देखिए इतने बड़े पैमाने पे अटैक हुआ, बता के हुआ, लेकिन ये फिर इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम है, इतनी बड़ी उनकी एयरफोर्स है, और फिर इनके जो S-400 की जो एक दावा करते थे कि अब हमें जो है नाकाबिल तस्खीर हो गए हैं और हमें कोई अटैक नहीं किया जा सकता, तो इतने बड़े पैमाने पे इतने बड़े तादाद के अंदर इनके जो एयर बेसिस हैं उनको अटैक किया गया, इनके अस्करी डिपो जो है वो अटैक किए गए, तो आगे से जवाब कोई नहीं। ये नाकामी क्यों हुई? देखिए, इंडिया का एक मसला ये है कि वो अपनी हर चीज़ को ना इतना ओवर रेटेड करते हैं, इतना ओवर रेटेड कर देते हैं कि वो हकीकत से कोई बहुत बढ़ के देव नज़र आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे S-400 इन्होंने लिया, S-400 बहुत कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन S-400 बहरहाल इजराइल के आयरन डोम जितना कैपेबल नहीं है, और जितनी लेयर्स में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-400 उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन इजराइल के अंदर भी हमास के जो बनाए हुए बिल्कुल वेल्डिंग से पाइप जोड़ के पाइप काट के तो बनाए हुए रॉकेट हैं, वो भी इजराइल के अंदर जाके उस एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास कर जाते हैं, और जो यमन से हूतीज़ ने मिज़ाइल फायर किए हैं वो जाके उनके एयरपोर्ट को भी हिट किए हैं। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात है कि यही S-400 था जो यूक्रेन के जो सिस्टम्स हैं उन्होंने उसको वहाँ पे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो इसकी भी है। अब ये आप उसको बहुत ओवर रेटेड जब करते हैं ना, तो वो लोग ये समझना शुरू हो जाते हैं कि ये कोई, जैसे रफाल को इन्होंने किया था कि वो हो गया, जैसे ब्रह्मोस को कर रहे थे, जैसे मतलब वो उसके, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ होती है वो उतनी रहती है। अब मतलब जब पाकिस्तान के अंदर आया तो ये बात थी कि इनका जनाब एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ है, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने रोक नहीं सके,
जबकि पाकिस्तान के अंदर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में थे। ज़ाहिर है जो ड्रोन्स हैं उसके ऊपर तो यूज़ नहीं होने थे, और जो इन्होंने मिसाइल फायर किए उसमें से भी सिर्फ 2 ने हिट किया है, बाकी सारे जो है ना वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए। उसके शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम ने, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन जब यहाँ पे गए तो उसमें 2 चीज़ें थी। एक तो ये है कि इतने बल्क में जो है वो फेंके गए कि एयर डिफेंस सिस्टम के बस का रोग ही नहीं था। प्लान से था ना, एक प्लान था। और इतनी बड़ी तादाद में जो है जैसे बिराजेस जो थे कि वो कोई भी दुनिया का एयर डिफेंस सिस्टम उनको नहीं रोक सकता था। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये है कि S-400 को भी न्यूट्रलाइज किया गया। उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक जो है ना इस्तेमाल की गई, और S-400 को भी ख़त्म कर दिया गया। उसकी जो दोनों बैटरीज थी, सिर्फ रोका नहीं किया बल्कि तबाह किया गया। जो दोनों बैटरीज थी, जो कि इस वक्त इंडिया के पास जितनी थी वो मोस्टली इन्होंने चाइना की साथ जो इनकी सरहद लगती है वहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है, क्योंकि चाइना से इन्हें थ्रेट ज़्यादा था कि चाइना की तरफ से, चाइना के जो एयर पावर है वो बहुत बड़े, और जो J-20 उनका स्टिल्ट फाइटर प्लान है उसको जो है ना उसके काउंटर के लिए इनके पास S-400 या और कोई चीज़ नहीं थी। तो इन्होंने मैक्सिमम वहाँ पे किया था। सिर्फ 2 बैटरीज ऐसी थी जो पाकिस्तान में, चूँकि 400 किलोमीटर की उसकी रेंज है और पाकिस्तानी सरहद के ऊपर इन्होंने इस तरीके से प्लेस किए थे कि एक साइड पे भी अगर होता है और दूसरी साइड पे भी, तो वो 2 बैटरीज इन्होंने यहाँ पर रखी थी। तो वो दोनों पाकिस्तान ने ख़त्म कर दी, न्यूट्रलाइज कर दी। तो इस वजह से जो है उसके बाद, अच्छा जब वो हो गए तो उसके बाद तो पाकिस्तान के पास बहुत ओपन था कि जिस तरीके से इन्होंने चुन के मारा, उसके अंदर फिर हमारी एयर पावर जो थी उसने इसके अंदर हिस्सा डाला। हाँ, वो कलीदी रोल इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी ही एयर स्पेस में रहते हुए प्रिसाइज अटैक किए वहाँ पे, और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा हुआ। और फिर जो है ना बजाय इसका कि वो इस अटैक का, जिसको ख़ुद उन्होंने माना कि वहाँ पे नुकसान हुआ है, उसका कोई जवाब देते, वो सीज़ फायर की तरफ बड़े हो गए। और इंटरनेशनल मीडिया में तो अब खुल के आ गया है कि इन्होंने ना सिर्फ पहले जो है ना वो अमेरिका को कहा, बल्कि उसके बाद सऊदीया से कहा, तुर्की से कहा, और फिर बड़ी मुश्किल से जो है वो इसको लेके आए यहाँ पे, और फिर एक जामे मुज़ाकरात के ऊपर बात ख़त्म हुई कि होंगे और उसमें चीज़ें तय पाएंगी। तो बहरहाल सीज़ फायर हो गई। तो आज की सूरत हाल तो आप पे आते हैं। कल 12 बजे तक है। कल 12 में, आज हम ये जो है ना बैठे हैं इतवार में, तो सोमवार 12 बजे तक है। जी बिल्कुल। 12 तारीख को जो है, नहीं 12 बजे का टाइम नहीं है बल्कि 12 तारीख का टाइम है। अच्छा। कि 12 तारीख पे जो है वो DGMOs दोनों के वो दोबारा मुज़ाकरात करेंगे और वो फिर फर्दर मोडेलिटीज़ तय करेंगे। ठीक, बिल्कुल सही। खालिद साहब, एक तासुर हमें, मतलब जब से हम बचपन से देखा पढ़ा, फिर जब हम जवान हुए, एक चीज़ ये थी, एक तासुर ज़हन में हमेशा डाला गया हमारा, और अभी भी ये प्रोपेगेंडा था। जब इंडिया का वार हुआ तो एक बहुत बड़ी तादाद में हमारा जो एक, वो जो आप कह रहे हैं कि एंटी वो सेंटिमेंट जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो यही कह रहे थे कि पाकिस्तान कन्वेंशनल वार में तो बिल्कुल इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता और हमारी कोई इसमें सकत नहीं है, हमारी कोई इस्तिताअत नहीं है। तो आप अगर इस पूरे ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को देखते हैं, मतलब इसका एक प्री फेज़ है, फिर इसका ड्यूरिंग फेज़ है, एक पोस्ट फेज़ है, तो आप इस सारी चीज़ को, एक तो खुदा की मदद थी और जिस तरीके से थी, लेकिन बहरहाल अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, खुदा की मदद आपको भी कोई इतनी अच्छी नहीं लगती। हाँ, सही। तो इस सारी चीज़ को आप अपने नुक्ते नज़र में इस सारे जो वाक़यात को कैसे देखते हैं? देखें, बेस इसमें पहले तो फिर खुदा को ही लेके आए। असल में होता यही है, फैसले तो वही होते हैं जो भी होते हैं। किसको अल्लाह ने उठाना है, किसको गिराना है, सदियों के फैसले होते हैं, बाज़ों का सदियाँ लग जाती हैं। हाँ, ये ज़िल्लत तो अल्लाह का। तो चूँकि मैं ये बात हमेशा कहता रहा हूँ कि यार वो जो बॉटम हमने टच करना था ना वो कर लिया है, अब हमारे दिन फिर रहे हैं। और ये बहुत वस हालात थे जब मैंने ये बात कही थी। ये नहीं कि मुझे कोई ख्वाब आया है, ये मैं क्लियर कर दूं, मुझे कोई, किसी को ये गलतफहमी ना हो कि मुझे कोई मतलब इल्हाम होता है या इल्का होता है। आपकी या कबूतर आपको बताता है? नहीं, कबूतर भी नहीं बताता। हालात जो सामने होते हैं उससे देखें, बस एक बंदा मर रहा है, उस सारा कुछ ख़त्म है, तो अचानक वो उठ बैठे, या तो वो एक इशारा होता है ना, सही सामने की बात होती है। तो जिस रुख पे हम जा रहे थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो यू टर्न लिया था वो हमारी मौत थी। एक ग्रेजुअल, जैसे एक जैसे ये नहीं शुगर का बंदा मरता है, पहले शुगर होती है उसे पता ही नहीं लगता, आहिस्ता आहिस्ता फिर और चीज़ें बढ़ते 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 फिर गुर्दे ख़त्म होते हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली ख़त्म होते हैं।
तो ये वो यू टर्न हमें असल में ख़त्म करने की तरफ लेके जा रहा था। तो उसमें एकदम जो चेंजेस आना शुरू हुई थी ना, उससे वो उम्मीद बंदी थी कि अब अगर यहाँ नहीं ख़त्म हुए तो कुछ हमने करना ही है। तो बुनियादी बात वो थी, उम्मीद की बात वो थी। अब असल में ये वाली जो चीज़ है ना, इसमें ये भी हमारे तज्ज़िये में बात ज़मीनी है यानी अल्लाह ताला जब किसी की मदद करता है तो वो भी सामने आके तो नहीं करता ना, मौजे के तौर पर तो नहीं करता, असबाब भी बनाते हैं। उस असबाब के लिए अब आप देखें, आज सारी दुनिया कह रही है कि भाई ये चाइना अमेरिका लड़ाई है। सही। तो इसी जगह पे बैठ के हमने कितने साल पहले ये बात कही थी कि ये चाइना अमेरिका लड़ाई है, और पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला ने ये एक नया मौका पैदा कर दिया है कि वो सही रुख पे जाके खड़ा हो गया। इंडिया गलत तरफ खड़ा है, याद मतलब ये कोई आपके पास कहीं रिकॉर्डेड होगा, निकाल के लगा सकते हो कि भाई ये इंडिया गलत तरफ खड़ा है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने धक्का दे के सही रुख पे खड़ा कर दिया है। यही मदद है। नहीं तो हमारी किधर इतनी प्लानिंग होती है, हमारी कहाँ ऐसी विजनरी लीडरशिप है कि भाई किधर खड़ा होना है और किधर नहीं खड़ा होना। उस वक्त भी हमने कहा था कि भाई हमारी लीडरशिप तक तो हो तो वो अमेरिका की तरफ जाएगा, क्योंकि भाई जो अमेरिका में मज़े हैं, रंगीनियाँ हैं, वो चाइना में तो नहीं है। हालात का जबर है जो हमें ले जाके तो जिसने चाइना उस ब्लॉक में लेके गए, तो वो हम सही तरफ खड़े थे। अब ये बज़ाहिर दुनिया की नज़र में ये चाइना की टेक्नोलॉजी की फतह है, ठीक है, और अब दुनिया बदल जाएगी। वो ऐसे ना, जो पहले वेस्ट की तरफ देखते थे अब वो चाइना की तरफ देखेंगे, ठीक है। और चाइना को ये पोजीशन उसका कुछ यानी खुद जंग लड़े बगैर ये किसने गेन करके दी है? पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान पर उसका एतमाद बढ़ेगा, तो पाकिस्तान तो बहुत बेहतर पोजीशन में आ गया है। और इसके लिए हमें मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए, ट्रंप के न्यूट्रल हो जाने का शुक्रगुजार होना चाहिए। वो जो बाद में उन्होंने रोल अदा किया है ना चुप कराने का, ये अगर पहले कर लेते हम खुशी खुशी मान लेते, हम तो मानने के लिए तैयार थे। मोदी ने कहा नहीं, मैंने गुजरात का नहीं बिहार का इलेक्शन जीतना है तो मैंने 4 मिसाइल मारने हो, जो बात उन्होंने आपने की थी। तो ये चीज़ें असल में यूं ही अल्लाह करता है अपनी मतलब पाकिस्तान ने अपने जोरे बाजू से ये साबित किया कि आपको सालसी करनी पड़ेगी। वो तो जब देखें ना, वो तो असल में इंडिया में आप ये ना समझे सिर्फ मतलब मोदी की शक्ल की लोग दोस्त नहीं हैं, स्टेक्स होते हैं ना, कितनी सरमाया वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, किन किन मतलब इन्फ्लुएंशियल लोगों का इन्वेस्ट हुआ है, किन किन ममालिक का इन्वेस्ट हुआ है। मतलब मैंने आज बीबीसी की खबर पढ़ी, 36 ममालिक मीडिएशन कर रहे, 36 तो क्यों कर रहे थे? ठीक है, मामूली बात। सिर्फ यही नहीं होता कि मतलब अपनी कोई मोहब्बत, उसके साथ कोई मोहब्बत होती है, दोस्ती होती है, बस ज़रूरतें वो जो भी। इस एतबार से इंडिया इतना बड़ा साइज़ है उसका, उसके इतने उसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो लोगों को वो था। लिहाजा पहले अगर वो न्यूट्रल थे तो इसलिए थे कि भाई ये इनकी ठक ठक लगी रहती है। वो जैसे उसने ट्रंप ने कहा था 1500 साल हो गए, तो भाई ये सेटल हो, ख़त्म हो ये टंटा। तो वो पाकिस्तान ने कहा नहीं, ये तो इंडिया ख़त्म होगा, मैंने तो नहीं ख़त्म होना, जिस तरह चीज़ें। तो फिर वो दौड़े सारे आए। तो इससे ये पता लगा ना, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। अगर आप में कोई जान है तो लोग राज़ीनामा भी कराएंगे, और आप में अगर कोई जान नहीं है तो लोग कहेंगे भाई आप बराबर क्यों हो, थल्ले लगो, बराबरी की क्यों आप ये कहते हो, जो वो कहता है वो करो, वो थानेदार है तो और तुम उसके गुलाम हो, नीचे लग के रहो। ये 21वीं सदी है, उसूल की नहीं है ये जोर। अच्छा खालिद साहब, एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा मतलब मुझे ये लगता है कि जो पहले ट्रंप ने कहा था, जिसकी तरफ आपने रेफ़र की है वही बात, कि मोदी को मौका दिया गया था कि भाई जी तूने जो करना है कर ले, ठीक है, हम साइड पे हैं, हम नहीं बोल रहे इसके अंदर। जब मोदी नाकाम हो गया, जो अचीव था वो करने के बजाय अब गले पड़ना शुरू हुआ, तो उस वक्त वो पूरी कुव्वत से आके जो है ना उसके ऊपर अपने पूरे जोर से आके उन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए ब्लू आइट बच्चे को ना बचाने के लिए आ गए। तो लेकिन ये कि जो देखें, पहली ये एक अलग सवाल है कि ये अमन होगा या नहीं होगा, उसको वो यानी आप आगे हम चल के देख लेंगे। लेकिन अभी ये देखें, हम समझ लेते हैं कि जी मायदा हो गया, अमन हो गया, अब अमन से रहेंगे, इंडिया को अपनी वो लिमिट्स का पता लग गया, गलतफहमी दूर हो गई, वो जो एक खबत था उसका अजीम होने का, वो आँख खुल गई, मान लेते हैं ये सारी बात। और पाकिस्तान को भी अपने बाजू का पता लग गया है। तो अब इसके बाद जनाब दोनों अमन से रहेंगे, शांत होकर रहेंगे, मसाइल हल करेंगे।
अच्छे मुज़ाकरात होंगे, नतीजे खेज़ होंगे वगैरह वगैरह, ये हम सारी अच्छी तस्वीर देखते हैं। तो बहरहाल इसका नतीजा क्या है, आगे चलें। नतीजा ये है कि अब दुनिया पाकिस्तान को जिस तरह एक देखती थी ना, मतलब बेकारी के तौर, अब ये नहीं होगा। अगर चाइना की टेक्नोलॉजी की बालादस्ती साबित हो गई है तो अब चाइना का शाहदरा कौन है, मेन गेट कौन है चाइना तक पहुंचने के लिए? पाकिस्तान। वो जो सी पैक का मंसूबा दुनिया को खटकता था, अब वो तो आन बान शान के साथ चलेगा, क्योंकि वो अब सारे वेस्ट की भी ज़रूरत होगी। आपने चाइना अगर करना है तो ये है, फिर आपके पास रास्ता। तो जितना चाइना की ज़रूरत थी उतनी अब वो वेस्ट के लिए भी ज़रूरत बन जाएगी। जो लोग आके इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रहे थे, बल्कि बाज़ चाइना से निकाल के, ट्रंप के दबाव की वजह से चाइना से निकाल के बाज़ कंपनियां, एप्पल की और ये वो इंडिया में लेके आ रही थी। अब कोई नहीं इंडिया में लेके आएगा। इंडिया आपको इतना महफूज मुल्क नहीं है। मैं एक और बात भी आपको बताऊंगा अभी, ये इस एतबार से, यानी पाकिस्तान उससे ज़्यादा एक मुस्तहकम मुल्क साबित हो गया है। तो बहरहाल आपके लिए महफूज ठिकाना तो अब भी चाइना ही है। तो वो सारा इन्वेस्टमेंट अब चाइना की तरफ जाएगी या पाकिस्तान की तरफ आएगी? ठीक है, तो पाकिस्तान के तो समझो वारे न्यारे वाली बात हो गई है ना। इसके लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है ना, मोदी ने हमें खोल के दी है। ये हमें कभी नहीं मिल रही। यूं ही खुदा उरूज देता है, कोई धक्का लगता है, कुबड़े को लात पड़ती है और उसका कुब चला जाता है। तो ये मोदी साहब ने हमारे साथ ये किया है, भलाई की है। अगली बात यह है कि ये अमन की हम बात कर रहे हैं। इस अमन के पीछे यानी एक हमारी तरफ का तो मसला ये है कि हमें तो सर्वाइवल का मसला था, या ये अगर हम ये कदम न उठाते तो हम ख़त्म। पाकिस्तान की किधर खुद मुख्तारी बाकी रहनी थी। दूसरी तरफ ये है कि इंडिया के लिए मसला क्या है। उन्होंने जिसको आप जंगी हिस्ट्रिया कहते हैं, और ये कि जिस तरह आपने वो अभी उनके मीडिया की भी बात की थी, जो वो काम कर रहे थे, जब आप अपनी आवाम को इतना वो कर देते हैं ना, चार्ज्ड, और ख़ास तौर पे वहाँ पे एक पूरी तहरीक है। अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें तो मैं उसका एक पीछे पूरा नक्शा खींचूँ। देखें, मुसलमान आए हिंदुस्तान में, आपने इनके मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया। आते थे उस ज़माने में इन्वेडर्स दुनिया से, इसी तरह कब्जे, आर्यंस भी तो बाहर ही से आए थे, मान लिया जाता था। लेकिन ये कि कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो थी, कोई ना कोई तो फासला था, जिसकी वजह से अकबर को दीन इलाही बनाना पड़ा। ये असल में यूँ समझे लुब्रिकेशन की कोशिश थी ना, उस फ्रिक्शन को जो दो कौमों के दरमियान थी, उसे लुब्रिकेट करने के लिए उसने एक नया अपने हिसाब से एक बात सोची। आप उसे रवादारी, आज की इस्तिलाह में रवादारी कह लें, को एग्जिस्टेंस कह लें, जो भी कह लें, कोई इस तरह की उसने एक बाकायदा फ़िलासफ़ी बनाने की कोशिश की। उसका कोई पस मंज़र था, उसको एक आइडियोलॉजी उसने बनाने की कोशिश की, वो नहीं चली। हम उसकी तफसील में नहीं, वो नहीं चली। उस फ्रिक्शन ने फिर जो अगली जो मोड़ मुड़ा ना, वो औरंगज़ेब के दौर में आके मुड़ा, कि बाकायदा एक रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो गई। आज हमारे मुसलमान भी औरंगज़ेब को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। ये मसला नहीं है भाई, एक हुकूमत चली आ रही है, उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक खड़ी होगी है। अब वो रिट ऑफ द गवर्नमेंट जब चैलेंज होगी तो आपने उसे न्यूट्रलाइज करना या नहीं करना। आप ये देखें कि उसने 49 साल हुकूमत की है औरंगज़ेब ने, लेकिन शायद दिल्ली तख्त पर बैठना उसे नसीब नहीं हुआ, वो घोड़े की पीठ पे ही रहा है। इतनी मजबूत तहरीक थी। मैं इसे औरंगज़ेब का कमाल नहीं कह रहा, उस तहरीक का कमाल कह रहा हूँ कि वो कितनी मजबूत थी, जिसने बादशाह को टिक के नहीं बैठने दिया। तो उसके बाद आपने, वो ख़त्म नहीं हुई, औरंगज़ेब से ख़त्म तो नहीं हुई, तो आप यानी रियासत खामोश होकर बैठ गई। तो नतीजा वो निकलना था जो निकला। फिर हिंदुस्तान में कोई भी उस तहरीक का रास्ता रोकने के मज़ायम होने का वो नहीं था, ताकत उसमें नहीं थी, किसी में भी, किसी मुसलमान में भी नहीं थी। फिर अब्दाली को आना पड़ा ना अफ़गानिस्तान से, और अब्दाली ने आके उसे न्यूट्रलाइज़ किया। वो ज़रा ज़ेरे ज़मीन चली गई। उसके बाद अंग्रेज़ आ गया, तो अंग्रेज़ ने आके एक्सप्लॉइट किया उस सिचुएशन को, क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल का तकाजा ये था कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान दूरी पैदा की जाए, ये कभी करीब ना आ जाए, जो 1857 में आ गए थे। उसने उसको और बढ़ाया उस चीज़ को, नफ़रत को। आगे जाके फिर बात ये बनी कि ये आम आदमी महसूस कर रहा था कि भाई हिंदू जो है ना, ये हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, नफ़रत महसूस करता है। लेकिन जो हमारे पुराने वो जो
उलमा और उनको इस बात का नहीं पता था, वो तो आवाम से कटे हुए थे ना, उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं हुआ। कुछ को हुआ, जैसे शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी वो ये कहते हैं कि उनका कोई कौल है इस तरह, अबनाए वतन के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वतन के बेटे, यानी हम भी वतन के बेटे हैं, वो भी वतन के बेटे हैं। तो अबनाए वतन का जो रवैया है ना, वो कहते थे कि तिजारत में और इसमें जो है ना वो मुखासमाना है। उनको तो वो महसूस हुआ, बाकी आम तौर पर उलमा, इवन मैं समझता हूँ अबुल कलाम भी नहीं महसूस कर सके, हालांकि नाबगा थे, जीनियस थे, लेकिन ये चीज़ वो नहीं फील कर सके। अवाम में इसकी एक वो रद्द अमल था। तो जब ये बंटवारे वाली बात आई ना, तो अवाम हिंदुओं से अलग होकर बंटवारे की तरफ, यानी वो चीज़ उन्हें अपील की। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये हिंदू मुस्लिम मसला कब से चला आ रहा है, इसने ही पाकिस्तान बनाया है। जो लोग वहाँ रह गए हिंदुस्तान में, तो अब वो पाकिस्तान बनने के लिए उन्होंने, जो हिंदुओं ने एक वो अपने ऊपर एक लेपापोती कह लें, या वो लोग आगे आ गए कि जो ज़रा लिबरल थे, ज़रा सेकुलर थे, ज़रा सॉफ्ट फेस था जिनका, जैसे गांधी है या नेहरू फैमिली है, ये लोग आगे आ गए। लेकिन पटेल जैसे लोग उस वक्त भी मौजूद थे। ये चलता रहा, लेकिन एक मरहले पे आके आपको पता है, ये जो इंदिरा गांधी को शिकस्त हो गई थी, एक बीच में कोई 70s में शायद वो कोई दूसरी गवर्नमेंट बनी हुई थी, तो जो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुए ना, तो इंदिरा गांधी ने मज़हब का इस्तेमाल किया था। मैं उस लिबरलिज्म की बात बता रहा हूँ, यानी कि वो जो एक लिबरल चेहरा था कांग्रेस का, हाँ, वो सबसे पहले वो चेहरा, अपने ऊपर मज़हब का चेहरा इंदिरा गांधी ने जो है ना वो 71 में भी, 71 में भी दो कौमी नजरिए को डुबोया उसने, मतलब अपने उसका दावा है। तो यानी वहाँ का जो लिबरलिज्म है ना, वो कितना हल्का उसकी वो है, सतहियत है उसके अंदर। ज़रा सी वो ज़रूरत पेश आई तो वो एकदम मजहबियत में बदल गया। हमारे पाकिस्तान में जो लिबरल हजरात हैं ना, इस मौके पे ये जो अभी सारा ये था ना, जब वो उनके साथ इनकी इंटरेक्शन होता था, तो इन्हें उनके रवैये, वहाँ के लिबरल्स लोगों के रवैये पे बड़ी हैरत होती थी कि वो भी वही बोली बोल रहे हैं जो वहाँ के जो RSS बोलती है। ये वो होता है इज्तिमाई लाशऊर। गोया वो लिबरलिज्म भी ऊपर का एक लबादा है, एक सॉफ्ट फेस है, चेहरे पे एक सजाने वाला चेहरा है, अंदर हकीकत वही है। अच्छा, ये वो चीज़ थी। मैं इसको इन दिनों ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि कायदे आज़म की एक शख्सियत, और ये ज़ोर मैं दे रहा हूँ अपने लोगों को समझाने के लिए, कि जो आप चाह रहे हैं कि हम और हिंदू को एग्जिस्टेंस हो, यार वो कायदे आज़म भी चाहते थे। 1906 में मुस्लिम लीग बन गई, वो मुस्लिम लीग में कांग्रेस को छोड़ के शामिल नहीं हुए। फिर उन्होंने मेंबरशिप दोनों की भी रखी, कांग्रेस की भी रखी और मुस्लिम लीग की भी रखी। और ये 25-26 का शायद वाक़या है, वो दोनों 1916 में अगर देखें जो लखनऊ पैक्ट हुआ था जी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के, तो वो जो है मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उसके जो है वो सारा ड्राफ्टिंग और हर चीज़ में वो थे, और वो एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सबसे बड़े नकीब बने हुए थे। ये 25 या 26 या इसके आसपास का वाक़या है कि वो हिंदुस्तान छोड़ के इंग्लिस्तान चले गए। वहाँ किसी ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों छोड़ के आए? एक एक्टिव आदमी है सियासी तौर पर, वो जाके तो इंग्लिस्तान बैठ गया। SM इकराम साहब ने वो मुलाकात की, तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मुसलमान जो है नाकाबिले एतबार है। सुबह मेरे साथ जो बात करते हैं, शाम जाके DC को बता देते हैं ये नाकाबिले एतबारी। आज ये चाइना को आज भी यही मसला है, मायदा मुझसे करते हैं, बता अमेरिका को देते हैं। ये कायदे आज़म को मसला था मुसलमानों से। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि हिंदू नाकाबिले इस्लाह है। ये मैं समझाना चाहता हूँ आज सबको, हिंदू नाकाबिले इस्लाह क्या मतलब इस बात का? वो मुसलमान के साथ को एग्जिस्टेंस गवारा करने के लिए तैयार नहीं है, ये मतलब है इसका। और ये वो शय है जो RSS की आइडियोलॉजी है, जिसको मोदी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इस सारे को देखेंगे ना, तो ये जो सारा जो सोच बनी थी, अब इसकी एक पूरी बैकग्राउंड है। ये एक वहाँ का यूँ समझिए कि एक पूरा स्ट्रक्चर जो है ना, उन्होंने इस रंग में रंग लिया है। अब उनकी पार्लियामेंट में BJP न्यूट्रलाइज हो गई है ना, कांग्रेस, ठीक है। अब इस पर तस्वुर करें, वहाँ फ़ौज में, उनकी हायरार्की में, वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी ये जो मारा गया है डिप्टी कमिश्नर, इसके बारे में तो ये था कि ये इंतहाई कोई जो ना, जैसे वो माफिया एक्ट करता है ना,
वो इस तरह जो है ना मुसलमानों का ये किलर था। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी किस तरह घुस गए हुए हैं जो है ना वो इंतहा पसंद, RSS के इंतहा पसंद। फौज में उसकी एक झलक आपने मीडिया में देखी है, जो आप मीडिया की बात कर रहे थे, ये एक झलक है। मीडिया तो उसका चेहरा होता है ना कौम का। इसी तरह के लोग वहाँ पे तमाम इदारों के अंदर घुसे हुए हैं। ये जो अभी ये सारा कुछ था, ये इसका सिर्फ सियासी वो मंजरनामा नहीं है कि भाई वो बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए उसने ये सारा कुछ रचाया था। ये वो सोच है जब वहाँ ग्रास रूट लेवल तक पहुँची हुई है। भाई क्यों लोग मोदी को वोट देंगे? उनके जज्बात ये हैं पाकिस्तान ख़त्म हो, ये ख़त्म करके देगा, इसलिए देंगे ना, अखंड भारत बनाने के लिए देगा। तो इसलिए ये पाकिस्तान वाला मसला नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे एक कल्ट बनाया था, तो वो कल्ट असल में एक शख्सियत के क्रिज्मे के गिर्द घूमता था। ये बहुत ग्रास रूटेड जो है ना, इसकी जो है ना वो है, जड़ें मजबूत हैं, इसी आवाम के अंदर हैं। इस मोदी के हटने से वो चीज़ तो नहीं ख़त्म हो जाएगी, आपका मायदा कर लेने से वो सोच तो नहीं ख़त्म होगी। इसलिए मैंने अकबर से खींच के लाया था। और एक जुमला इस सारी पूरी तारीख के ऊपर, आप जैसे वो मोर नहीं लगाते, वो कायदे आज़म का लगाएं, नाकाबिले इस्लाह है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अब इसका नतीजा क्या है कि जो भी मायदा होगा लाजमन आर्जी होगा। अब ये हम नहीं जानते कि ये 3 घंटे के बाद ख़त्म होगा, 3 दिन के बाद ख़त्म होगा, 3 महीने के बाद ख़त्म होगा, 3 साल के बाद ख़त्म होगा, या 3 दहाइयों के बाद ख़त्म होगा, ये हम नहीं जानते। लेकिन कंक्लूजन ये है कि ये मायदा चलने के लिए नहीं बना है। अभी हिंदू इतनी उसकी इस्लाह नहीं हुई है कि वो 2 कौमों के मिल के रहने की जो है ना के काबिल उसकी तहजीब हो गई हो, इतना सिविलाइज्ड हो गया हो कि वो हमारा वजूद बर्दाश्त कर ले बराबरी पर। हाँ, आप शूदर या उससे भी निचले दर्जे पे वो जो है ना रहने के लिए अगर वो मलीच बन के रहने के लिए तैयार, फिर तो कोएग्जिस्टेंस मुमकिन है। बराबरी, कंधे से कंधा मिलाकर, ये हिंदू नाकाबिले इस्लाह है। फिर मैं ये जुमला जो है ना हमें याद कर लेना चाहिए। नहीं, ये हमें याद हो ना हो, बंगालियों को याद हो गया है। ठीक है भाई, हमें नहीं याद ना। असल में उनको तो उन्होंने तो कायदे आज़म की तरह उन्होंने 71 से लेके आज तक उनके साथ गुजार के तो इस नतीजे पे पहुंचे ना। ठीक है, हम भूल गए हुए हैं, हमारी कौम लीडर भूल गए हुए हैं। जो नई नस्ल है उसने चूंकि देखा ही नहीं है, उसने देखा ही नहीं, उन्हें क्या पता, उन्होंने फिल्में देखी हैं। बिल्कुल सही है। तो ये है, ये समझ लेना चाहिए। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है, कोई शक नहीं है, बहुत बड़ी पैदा हुई है। हमें अल्लाह ने बहुत बड़ी फतह दी है। मैं सच्ची बात आपको बताऊं, यानी फतह जो है हमें ना 71 में मिली, 71 में तो शिकस्त हुई। ऐसी फतह 65 में कहाँ में, वो तो प्रोपेगेंडा था, फतह किधर थी? जो फतह अब अल्लाह ने दी है, दुनिया ने माना है। हम नहीं है कह रहे कि असल में असल फातेह वही होता है जो खुद ना दावा करे, उसे ना कहना पड़े कि हमें फतह हुई है। फातेह ज़माना हो, दुनिया माने के फतह हुई है, हमें क्या ज़रूरत है कहने की। वो बिल्कुल यार, वो ये अल्फाज कैसे इलामी अल्फाज थे कि जब हमने हमला किया तो इंडियन मीडिया को बताने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी कि भाई हमला हुआ है। फिर दुनिया देखेगी, और दुनिया ने देखा और दुनिया ने माना। ठीक है ना, कि एक छोटे मुल्क ने बड़े मुल्क की ठुकाई कैसे की है। अच्छा, इस चीज़ ने सिर्फ दुनिया के सामने ही नहीं, मुस्लिम उम्मा का जो एक कॉन्सेप्ट है, लीडर्स में तो नहीं है, ऊपर लेवल पे तो नहीं है, अवाम के अंदर है, पूरी दुनिया के मुसलमानों का सर फखर से बुलंद कर दिया है। न सिर्फ मुसलमानों का, तमाम मजलूमों का, जो ये ह्यूमन राइट्स की जितने कोशिश करने वाले कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, और जो इस तरह की जो है ना ये मगरूर किस्म की रियासतें हैं जैसे अमेरिका, इसराइल, इंडिया कोशिश, उनकी ठुकाई पे जितना वो खुश हैं, जितने चीनी खुश हैं, आम लोग जितना खुश हैं। और तो इसमें सर देखिए, ये एक हमारे लिए जो है ना, ये जो सारा कुछ बना है, अब नहीं, इसको मैं और चीज़ बिल्ड कर रहा हूँ। अब आप सोचो, वो नाकाबिले इस्लाह हिंदू इसको कैसे गवारा कर सकता है? उनकी साजिशें तो मज़ीद तेज़ होंगी इसमें। अब पता नहीं ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। मुसलमान जो दूसरे ममालिक के हुक्मरान हैं, उनके मुल्कों में पाकिस्तान की इतनी इज्जत उन्हें कैसे गवारा होगी? मुझे नहीं, मतलब मेरा दिल नहीं मानता कि वो, और अगर ये हो तो मुझे से कम नहीं होगा कि वो पाकिस्तान की हैसियत को तस्लीम करने जो अल्लाह ने उसे दे दी है। नहीं खालिद साहब, असल में मसला एक और भी है यहाँ पे कि उनके पास ऑप्शन क्या है मौजूदा वक्त में? बेवकूफ़ों के पास बहुत ऑप्शन होते हैं
असल में कोई अक्ल हो तो बंदे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बेवकूफ़ के पास हर वक्त ऑप्शन होते हैं। अभी वो जिस ऑप्शन को देख रहे हैं वो इसराइल है। नहीं इसराइल वो भले मतलब मैं उस बात को बड़े मुल्कों के आपकी वो कर रहा हूँ। मैं असल में ये कहना है तो कोई नहीं, अगर अल्लाह उन्हें अकल दे और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह उन्हें अकल दे, तो उन्हें भी पाकिस्तान के पीछे आके खड़ा होना चाहिए, साथ जुड़ना चाहिए। पाकिस्तान के इस मकाम को जो अल्लाह ने उसे दिया है उसे पहचानना चाहिए और उसका प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए। वो अब ये ना करें कि भाई पाकिस्तान को उसकी लीडरशिप दें जो उसको मिल गई है। खैर मैं ये कहना चाह रहा, असल में मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मुझे ये कोई लंबा चलता नज़र नहीं आता। मुज़ाकरात वाली बात, मुज़ाकरात कहें या ये मायदा कहें या मायदा कहें या इंडिया के साथ को एग्जिस्टेंस कहें, ये तो बहरहाल उन्होंने हमें मिटाने की कोशिश करनी है, हम कुछ भी ना करें तब भी। एक और एतबार से देखें, ये जो मशरिक़ वुस्ता का डिज़ाइन है और उसमें जितना इसराइल को जल्दी है अब, उसमें भी ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि इस सारे मामले में इंडिया के इस एडवेंचर के पीछे इसराइल भी था। अब तो उसके फुटप्रिंट्स मिट गए हैं सारे, तो उसके मंसूबे का क्या करोगे? सही, ठीक है। अब एक चीज़ होती है कि जो रियासत के अंदर जो रियासत होती है, जिसे आजकल आमतौर पर डीप स्टेट कहते हैं, ये डीप स्टेट का मतलब मैं ये नहीं लेता कि ये कोई इस्टेब्लिशमेंट, ये पूरी रियासत के इदारों के अंदर एक जो रोग एलिमेंट होता है, असल में वो डीप स्टेट है। ईवल जो है ना एक फोर्स होती है जो 9/11 करा लेती है, जो पहलगाम करा लेती है। तो पहलगाम क्यों कराया था? इसीलिए कराया था ना कि ये इधर चढ़ दौड़ें। अभी आप मायदा करके बैठे हैं, उधर 2 धमाके हो जाते हैं, तो फिर किधर जाएगा? तो मुझे ये लगता है कि खुद इंडिया के अंदर से ही इस मायदे को सबोटाइज करने की कोई ना कोई कोशिश होगी। कोई आलमी भी हो सकती है, इजराइल जैसी ताकत अगर पीछे हो तो हो सकती है। तो जब इतनी बड़ी ताकतें आपको लड़ाने के लिए जो है ना वो कमर बस्ता हूँ, कहने का बस मकसद ये है कि गाफिल नहीं होने की। जितने आपके लिए अपॉर्चुनिटी पैदा हुई है ना, उतने ही ज़्यादा ख़तरात ने भी जन्म लिया है। वो जो आपका पोटेंशियल, जिसे जो देखकर, सिर्फ पोटेंशियल देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, और सरसट से उन्होंने एलानिया साजिशें शुरू की हुई हैं, दुश्मन डिक्लेयर किया हुआ है आपको। अब उस पोटेंशियल को का इज़हार देखने के बाद अब वो और ज़्यादा जो है ना बेकरार और फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो गए होंगे। लिहाजा ये नहीं है कि पाकिस्तान के लिए साजिशें ख़त्म हो गई हैं, और अब ये जो मैंने आपके सामने देखा है कि पाकिस्तान के गोया फ्लाइट करने का टाइम आ गया है, लेकिन उतने ही बड़े ख़तरात भी आ गए। उसके लिए बड़ा उसके लिए विजिलेंट होके ये मुज़ाकरात जो हैं वो, मुज़ाकरात तो खैर एक पहलू है ना, वो तो चले होते रहेंगे, वो उसके लिए होंगे भी। इस वक्त तैयारी वगैरह वो तो इन्होंने, मुझे लगता है मैंने ये पूरी जंग तैयारी के साथ हुई है, लगता है वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज, हर शे परफेक्टली जो है ना एग्जीक्यूट हुई है, कम से कम ये तो देना चाहिए। लेकिन ये कि दूसरी तरफ ये वाले सारे ख़तरात हैं। मुज़ाकरात में इतने शायद ख़तरात ना हों जितने के मुज़ाकरात के सबोटेज होने के ख़तरात हैं। अच्छा, इसी में एक और भी ख़तरा है, वो ज़रा ये है कि देखें, ये जो हमारे जनरल साहब हैं आसिम मुनीर साहब, इनको अल्लाह ताला ने, एक तो ये रिटायर्ड हो रहे थे, कोई उम्मीद नहीं थी इनके बनने की, बना दिया। बहुत सारे कुछ इनके साथ जो है ना गैर मामूली वाक़यात जुड़े हुए हैं, और ये एक गैर मामूली फ़तह भी अल्लाह ने इनको दे दी है। तो वो जो कहते हैं ना, जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है। तो जब अल्लाह ताला इतनी शोहरत दे देते हैं ना, तो उसके साथ कुछ मसाइल नए खड़े हो जाते हैं। हदीस में ये भी आया है कि जिस शख्स की तरफ लोगों की उंगलियां उठना शुरू हो जाए ना, तो वो फितने में पड़ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब इनके लिए एक और फितना सर उठा रहा होगा, जो हमारे यहाँ आम तौर पे जर्नलों को लायक हो जाते हैं कि मुझसे बड़ा लीडर मुल्क में और कोई नहीं है, और फिर उसके चक्कर में वो सियासी निज़ाम को लपेट देते हैं। हमने इन्हें हर जगह सपोर्ट किया, ठीक है ना, ये बात भी है। लेकिन ये अब इनका असल इम्तिहान है, इस शोहरत के साथ जो अल्लाह ने इनको दे दी है, ये सियासी हुकूमत को स्टेबल करें। सिर्फ हुकूमत को नहीं, ये भी मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल, सियासी सिस्टम को स्टेबल करें। ठीक है, यहाँ की सियासी जमातों को सियासी इदारों में कन्वर्ट करें। ये जो शख्सी जमातें बनी हुई हैं ना, ये मतलब ख़ानदानी बादशाहतें कायम हुई हैं, इनको डेमोक्रेटिक पार्टियाँ बनाएं अपनी इस प्रेशर को इस्तेमाल करके जो अल्लाह ने उनको दे दिया है। इससे मुल्क मजबूत होगा,
एक जर्नल साहब के इक़्तिदार संभाल लेने से मजबूत नहीं होगा। फिर जिस तरह उन्होंने सब्र किया है, जिस तरह वो वैसे भी उनका नाम भी कहते हैं ग्लेशियर, यानी उस सब्र और सबात के हवाले से लोगों ने रखा हुआ है, उसी सब्र और सबात के साथ फ़र्ज़ करें इनमें कोई काली भेड़ है। भाई फ़ौज में अगर कोई जासूस दाखिल हो सकता है तो सियासतदानों में तो दाखिल होने का और भी ज़्यादा इम्कान है, या किसी के स्टेक्स हैं, बैरून मुल्क हैं और उस वजह से वो पॉलिसियों में कोई वो होते हैं। तो प्रॉपर जो भी एक कानूनी तरीका है वो या सियासी अमल है, उसके तरीके से उसको फिर न्यूट्रलाइज करना चाहिए, इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा, मुझे अब देखें, अगर वो आपने इकनॉमिक हिटमैन वाली वो देखा ना स्ट्रेटजी, तो उसमें सारी पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई हो गई हैं और सारी अल्लाह के फजल व करम से नाकाम हो गई हैं। आखिरी जंग होती है उसमें भी अल्लाह ने बचा लिया है। हो सकता है असैसिनेशन के भी कितने, आखिर वो जो सारा कुछ हुआ ना, 9 मई को हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो सारा क्या है, इंडिया ने भी क्या किया कि उसको गिरफ्तार करके लाना है। सारा फोकस एक पर्सनालिटी पे है, यानी समझा ये जा रहा है कि ये शख्स अगर हट जाए तो वो उसी रुख पर मुल्क चलेगा जिस रुख पे परवेज़ मुशर्रफ डाल के गया था, जब टैंकों में तेल ही नहीं, जब टैंकों में तेल नहीं होगा। ठीक है, वो एक, अब मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपनी टीम बना ली है, एक आदमी नहीं है, लिहाजा उसकी असैसिनेशन से तो कोई फ़र्क शायद ना पड़े, लेकिन अब उसे डाइवर्ट करने से, उसे गलत रुख पर डाल देने की अटेम्प्ट होगी। और वो जो होते हैं ना कासालेस और खुशामदी और जनरल साहब आपको तो अल्लाह ने जो इज़्ज़त दे दी है और किसी की है ही नहीं, वो फिर इस गलत रुख पे लेके जाते हैं, उनसे बचना चाहिए। ये जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिनको मुँह पे जो तारीफ़ करता था उसके ऊपर जो खाक डालते थे, वो ये वजह है। तो अब जनरल साहब के लिए भी एक मुश्किल ये है, यानी अब पाकिस्तान के लिए जो अंदर से जो ख़तरा है ना, वो जनरल साहब हैं। अब पाकिस्तान का किस्मत अब उनके हाथ में, वो अक्लमंदी से लेके चलें, मुल्क बना के जाएंगे, और ये कि अपने आप को नागुज़ीर बनाने के चक्कर में पड़े तो बर्बाद करके जाएंगे। तो मैंने कहा जो अब बाहर से तो ख़तरे आपने निपटा दिए ना, न्यूट्रलाइज कर दिए, बिल्कुल सही, अंदर से ये वाला ख़तरा है। तो एक उधर से तैयार रहना है कि हिंदू, अब भी उधर से हिंदुस्तान की तरफ से, हिंदू भी मैं गलत कह देता हूँ यार, हिंदुत्व कहना चाहिए जी, हिंदुत्व, ठीक है। हिंदुओं में बड़े अक्लमंद लोग भी हैं, यकीन माने हमसे भी ज़्यादा जो समझदार लोग भी हैं, वो न्यूट्रलाइज हुए पड़े हुए हैं, उन्हें जान के लाले पड़े हुए हैं। जैसे ये जो दहशतगर्द थे ना हमारे पीके में और इधर उधर, उन्होंने हर उस आवाज़ को जो है ना वो मिटा दिया, जो अमन की बात करते थे, जो कोई अकल की बात करते थे। उलमा नहीं छोड़े, वो मिशरान नहीं छोड़े। ये हिंदुत्व वाले इंडिया में ये काम करते हैं, हिंदुओं के साथ करते हैं। तो वो अगर आवाज़ें थीं भी तो किल कर दी गई, उन्हें मीडिया पे मौका नहीं दिया जाता है, अभी बैन उनके सोशल मीडिया अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो हैं उनमें बहुत माकूल लोग भी हैं, उनको भी अल्लाह ने बहुत सलाहियतें दी हैं, इंडिया के अंदर बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन ये एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, ये इंडिया के दुश्मन हैं, हम नहीं दुश्मन, ये दुश्मन है। अब देख लेना क्या किया है, अपना भी हाल ख़राब कर लिया। गरीबों के पैसों के ये सारे एसेट्स थे ना, $1 बिलियन के एसेट्स थे, तो अब वो सारे बर्बाद हो गए। तो हम ये नहीं कहते यार कि वो उनका ऐशर नशर हो जाए, वो ख़त्म हो जाएं, हम ये नहीं चाहते। लेकिन ये कि अगर उनमें ये एक्सट्रीमिज़म रहेगा तो फिर क्या होगा, हम भी बर्बाद, वो भी बर्बाद, बर्र सगीर का नुकसान। तो उनमें जो अच्छे लोग हैं हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि उनके ये जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये ना उन्हें चैन से निचला होकर बैठने देंगे, इंडिया को, वहाँ की फ़ौज को भी, और ना हमें आराम से कोई काम करने देंगे। ये अगर हो जाए कि उनको ये समझ आ जाए, वहाँ के बाशऊर लोग कोई जो है ना आगे बढ़ सकें और मुल्क को सही रुख पर वापस लेके जा सकें, वो नेहरू का मुल्क बने, वो जो है ना वो महात्मा गांधी की तालीमात के मुताबिक जो है ना वहाँ पे हो। हमें अकल आ गई है, हम अब 47 वाले नहीं हैं, हमने बहुत धक्के खाए हैं, बहुत मारें खाई हैं, 90 वाले भी नहीं, 90 वाले भी नहीं हैं, ठीक है ना। हमने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, हमें अकल आ गई है, उनको नहीं आई। वो नए नए अमेरिका के जो है ना दोस्त बने, हमने काफ़ी दोस्ती भुगता ली है। उन्होंने अपने पता नहीं, अब अमेरिका पहले F-35 की तमन्ना लिए, अब जो अब वो खरीदेंगे ना F-35, नहीं रफाल का किया है, तो मुझे नहीं लगता F-35 इनको देने, वो देगा, क्यों नहीं देगा, उसने बेचने हैं। बता भाई, वो रफाल का भी जो किया है ना, तो वो दे के भी हमने गिरा भी लिया, तो हमें कह देगा बताना किसी को नहीं। और हमने कहना ठीक है, नहीं बताएंगे। बता भाई, मीडिया वॉर एक बहुत बड़ी वॉर है, जैसे कन्वेंशनल वॉर के साथ साथ मीडिया वॉर के अंदर पाकिस्तानी मीडिया को भी देखा, फिर आपने इंडिया मीडिया को तो खैर बहुत पुराना देख रहे हैं। तो
यहाँ क्या क्या नुकसानात उठाए और क्या क्या फ़वाइद पाकिस्तान ने हासिल किए, आप इस सारे जंगी माहौल में मीडिया स्ट्रेटजी दोनों ममालिक को अगर आप क्विकली इसको बता सकें तो क्या उसको? अच्छा, बड़ा आसान सा है कि इंडिया के अंदर जो मीडिया ही नहीं, जैसे खालिद साहब ने कहा कि हर फील्ड के अंदर एक हाइपर नेशनलिज्म जो हिंदुत्व ने क्रिएट किया है, वो उसकी वजह से वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो रियलिस्टिक या रैशनल अप्रोच है, वो उससे कहीं दूर हैं, एक फैंटेसी की दुनिया में रहते हैं। और मीडिया उसके ऊपर मुसलसल तेल डालता रहता है कि वहाँ पे वो फैंटेसी और ज़्यादा हो जाए। आप इस पूरे उसको अंदर देखें, 22 को हुआ तो फौरी तौर पे पाकिस्तान का नाम आना शुरू हो गया। मतलब पहली ही जो हेडलाइन चली है वहाँ पे उसने कहा कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने ये कर दिया। उन्हें पहले पता था कि ये हो गया, इतनी दौर में इन्वेस्टिगेट भी हो गया, सारा कुछ हो गया। खैर उस सारी चीज़ को छोड़े, मुसलसल पाकिस्तान को, और पहले क्या उनका था कि पाकिस्तान मुकाबला ही नहीं कर सकता, जब होगा पाकिस्तान तो खड़ा ही नहीं, भूख है, नंग है, वहाँ पे उनके पास है ही कुछ नहीं, वो तो चाइना माल वो उठा के फिरते हैं, वो तो पहले हल्ले में ही हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेकारी हैं, भूख जो है ना उसका राज है वहाँ पे। खैर इस किस्म काफ़ी हाइपर नेशनल इधर भी मिल गया ना उनको, नहीं यहाँ से तो खैर वो एक अलग चीज़ है। वो ये बताते रहे कि इधर तो उनकी साख ही नहीं है, साख ही नहीं है, आपने हमला किया तो अवाम को लोग फूल डालेंगे गले में, लोग ये नहीं है कि वो अवाम की अक्सरियत है, चंद वो जैसे कहते हैं ना वो इधर वो कुछ बाहर से बैठ के नहीं, वो तो एक और चक्कर है। मैं बताऊं आपको ना कि असल में ये देखें, रजीम चेंज को देखें तो कोई रजीम थी जो चेंज हुई है। ये मसला ये है कि इस बात को अब समझ लेना चाहिए, इमरान खान भी इस्तेमाल हुआ है क्योंकि उसके अपने एम्बिशंस थे। तो वो जो लोग पीछे रह के खेल खेल रहे होते हैं ना, उन्होंने कहा भाई ये इतना तुम कर लो, बाकी हम कर लेंगे, इतने मज़ारे से ज़ारे हो गए, बाकी हम कर लेंगे। अच्छा, ये भी वही, यानी उनकी भी सोच उसी तरह की होती है कि भाई वो इतना सा उधर उसे हो गया तो हम अंदर से यूँ करना कोई आसान काम है? वही असल में मसला। ठीक है, वो जो 3 साल गुजर गए यार, चीज़ कहीं सेटल होके ही नहीं दे रही, तो ये फॉल्ट लाइन कहीं और है। बिल्कुल ऐसे, ये पॉलिटिक्स में नहीं है, ना ही ये जो नाच कूद रहे हैं ये कोई असल है, फॉल्ट लाइन कहीं और है। ठीक है, तो वही अनासिर हूँ कि इतना इंडिया कर दे तो बाकी हम कर लेंगे। जो उनकी मीडिया में आया ना, गिरफ्तार हो गया है, जंजीरों में जकड़ लिया है, ये इसलिए मैंने उस वक्त कहा था ये स्क्रिप्ट कहीं पहले का तो नहीं लिखा हुआ था। तो ये है वो नक्सिस कह लें कि जो आपकी स्टेट के अंदर भी है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। तो इसे खोदना चाहिए, क्योंकि इसे खोदे बगैर ना, ये मतलब इसको सेटल करना चाहिए यार। काफी तो खोदा है, लेकिन मजीद भी अब इसको इमरान खान कोई मतलब वो जड़ नहीं है। मैं असल में कहना ये चाहता हूँ, सही, बिल्कुल ठीक, इमरान खान जड़ नहीं है, ना पीटीआई जड़ है। रोल उनका बहुत गंदा रहा है। वो वजह है, देखें किसी भी मुल्क में कोई नाराज़ अनारसिर तो होते ही है, और वो एक मतलब छोटी सी नाराज़गी तो हर किसी को होती है। जो गरीब है, सारे गरीब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन गरीबों के अंदर आम तौर पे अमीरों के ख़िलाफ़ एक जेलसी होती है, एक एहसास महरूमी। ठीक है, यही चीज़ आगे बढ़ के जो लीडर्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ भी एक नफ़रत को पैदा कर देती है। हर लीडर बुरा लगता है, जिसको पास 4 पैसे हैं वो बुरा लगता है। तो ये बाज़ एक एज में भी ये होता है, वो किसी के साथ मुस्तकिल भी होता है। तो कुछ ये एक सोच होती है, नेगेटिविटी जो पाई जाती है। अब एक लीडर उठ के उस नेगेटिविटी को जो है कैश करने पे आ जाए तो वो सारा उधर चला जाता है। तो बुनियादी तौर पे उसके असबाब कोई और होते हैं, गलतियां भी हैं। हाँ, वो अच्छा, तो वो यानी असल में मसला ये है, जो मैं ये कह रहा था कि इतने लोग तो हर जगह पे पाए जाते हैं ऐसे, उनको मुनज़्ज़म करने का वो जो नशीरा जिस शख्स पे लगा हुआ था, वो उसने वो ज़बान इस्तेमाल की तो लोग उसके पास चले गए। इतना कसूर इमरान खान का ज़रूर है, लेकिन उसके हैंडलर असल कसूरवार है। और हैंडलर्स के साथ फ़र्ज़ करें रिश्तेदारी हो तो क्या करेंगे? मसला यहाँ जाके फंस जाता है। मैं इमरान खान मसला नहीं है, ज़ाहिर है वो खुद तो खैर उसमें नहीं है। तो अगर आपको मुल्क अजीज़ है ना, तो फिर कोई हो सकता है कोई रिश्तेदार फाल लगाने पड़ जाए। यार चलो, कबीला है ना आप। ठीक है, तो मेहताब भाई, अच्छा, वो जैसे कि उन्होंने ये किया कि पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकेगा, जब करेगा तो फिर तो ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान उसके ऊपर। अच्छा, जब हो गया तो फिर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फिर उसको फैंटेसी बनाना शुरू किया। वहाँ पे आप देखेंगे कराची पोर्ट तबाह कर दी उन्होंने,
इस्लामाबाद पे कब्जा करवा दिया। F-16 पहले भी मारे, F-16 तो खैर इतने GF स्टैंडर्ड जितने थे ही हमारे पास टोटल ना, वो 2-3 दफा मार दिए उन्होंने। वो तो खैर एक अवार्ड बहुत बड़ा अभिनंदन को मिल चुका है ना, वो तो खैर एक अलग कहानी है। अमेरिका गिन के भी गया लेकिन फिर भी अवार्ड उसने हासिल नहीं अच्छा, वो तो जहाज तो जितने उन्होंने गिराए हैं ना, देखें हमारे पास तो टोटल जो फाइटर प्लेन है वो है ही 300-400, तो उन्होंने तो कोई 2-3 हज़ार गिरा चुके थे ना, उसको छोड़ेंगे। हाँ उसी रात को वो तो इतने धड़ाधड़ गिर रहे थे पाकिस्तानी के, समझ नहीं आ रही थी कि इतनी बारिश पे कतरे नहीं गिरते जितने पाकिस्तान के जहाज़ गिर रहे थे। फिर ये है कि पाकिस्तान में सब तबाह हो गया था, वो हो गया, इस्लामाबाद फतह हो गया था, जनरल आसिम मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है, आर्मी के अंदर कू हो गया था, आर्मी सरेंडर कर गई थी इंडियन आर्मी के सामने। उसके अलावा जो है बाकी क्या बच गया मेरे ख्याल में, कोई मतलब पाकिस्तान नाम की चीज़ जो है वो नक्शे से ख़त्म हो चुकी थी, उन्होंने मीडिया के ऊपर ख़त्म करवा दी, अज़ान की आवाज़ आ गई, आँख खुल गई, फिर सुबह हो गई। फिर अब वो उस डिनाइल मोड में है। अब जो सारी चीज़ है वो है कि पाकिस्तान ने जो असल किया, में इसका एक फ़ायदा हुआ जी मैं आपको, मुझे जो महसूस हो रहा था ना वो मुझे पहले ही महसूस हो गया था। यानी ये जब उन्होंने किया ना, मैंने कहा अब क्या होगा, जब सुबह इनकी आँख खुलेगी कि पाकिस्तान तो मौजूद है। फीड किया गया था ना, असल में ये उनका मसला नहीं है, फीड किया गया था। और फीड कौन करता है, जैसे यहाँ पे होता है ऐसे ही वहाँ पे भी फीड हुआ है ना। वो असल में ये सारा अजीत डोवल का वो चक्कर था। तो कहने का मकसद ये है कि उसका नतीजा ये निकला, उनको बहुत शर्मिंदगी और उसका नदामत का वो हुआ ना कि भाई साख ही ख़त्म, क्रेडिबिलिटी ख़त्म। और सिर्फ ये नहीं कि तो जब एक्चुअली हुआ ना, उसको उन्होंने बहुत हद तक सही सही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, नहीं तो इसको छुपाते। नहीं सर, इंटरनेशनल मीडिया का जो इम्पैक्ट किया ये तो मेहता भाई आप बता सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अब इनको सीरियस ही नहीं लेना शुरू किया। असल उसी को बचाने के लिए ना, फिर जब हमने अटैक शुरू किया ना, फिर उसका उन्होंने जिक्र करना शुरू किया। नहीं तो पहले तो उन्होंने ये सारे जहाज भी गिरा देने थे ना, उसी मौज मेले में होते। अच्छा खालिद साहब, बड़े दिलचस्प किस्म की ये है कि ये मतलब उसमें तो खैर स्टेप बाय स्टेप है, पहले चलो उसको डिस्कस हम कर लेते हैं कि ये हुआ, उन्होंने उसको किया, उसके बाद तो उन्होंने पहले इस चीज़ के डिनाइल मोड में आए कि वो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा फिर जब सीज़ फायर हो गया तो फिर उनका ये है, ट्रंप साहब ने पहले ट्वीट की, उसके बाद जो है उनके वाइस प्रेसिडेंट की ट्वीट आई, उसके बाद जनाब उनके फॉरेन सेक्रेटरी ने आके डाइस के ऊपर खड़े होकर अनाउंस किया उसके। फिर वो अब ये बात कह रहे हैं कि नहीं कोई मीडिएशन नहीं थी, ये तो पाकिस्तान ने खुद रिक्वेस्ट की है, तो हमने पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर सीज़ फायर किया। अच्छा मतलब पूरी दुनिया जो है वो गलत है, सिर्फ आप ही ठीक हैं, इस हद तक उनका। अच्छा दूसरी चीज़ जो क्रेडिबिलिटी की है ना, वो तो इस हद तक थी कि देखें, मैं एक मतलब फॉरेन चैनल के साथ मैंने पहले काम किया था, तो वो उनका मुझे रात को फ़ोन आया, ये जो 10 तारीख की रात थी जब ना, तो वो मुझसे कंट्रोल लाइन की सिचुएशन पूछ रहे थे कि कंट्रोल लाइन पे क्या सूरत हाल है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये चीज़ चल रही है, वहाँ पे कुछ हुआ। तो मुझे कहते हैं कि दूसरी तरफ जो है ना पुंछ और राजौरी की जो है ना वो क्या पोजीशन है। तो मैंने उसे बताया कि ये चीज़ें मैंने सुनी हैं, मेरी आई हैं, लेकिन मैंने कहा यार आप मतलब इसके हवाले से आप किसी से इंडिया में जो है ना वो कर लो, वो ज़ाहिर बेहतर बता सकते हैं कि उनकी ज़ाहिर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो चीज़ों को बताती है, वहाँ से उनके पास असेसमेंट रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। तो यहाँ से बैठ के तो सुनी सुनाई होती हैं, उसके ऊपर मैं तो कोई अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वो जो है ना वो मुझे कहते हैं दे आर जस्ट बुलशिट। मतलब आप अंदाज़ा करें कि इस हद तक थी कि एक इंटरनेशनल चैनल जो है वो उन्हें कंसल्ट करने को तैयार नहीं है इस हवाले से कि वो झूठ बोलेंगे, रिपोर्ट लेने को तैयार नहीं है, रिपोर्ट लेने को उनसे तैयार नहीं है। इस हद तक एक मतलब छोटी सी उससे देखा जा सकता है कि ये उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी बनाई पूरी दुनिया के अंदर। हिंदुस्तान के होशमंद लोगों को सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान की क्या पोजीशन बना दी है इन लोगों ने दुनिया के सामने। दुनिया नहीं, लेकिन खालिद साहब उल्टा हिसाब हुआ है। हमने तो ये देखा है कि हिंदुस्तान के वो लोग जो बड़े रियलिस्टिक लोग समझे जाते थे इसमें, मतलब आप बरखा दत्त जैसी जर्नलिस्ट को देखें वो क्या कर रही है, आप करण थापर का इंटरव्यू देखें जो जिस तरीके से, और वो अर्नब गोस्वामी का जो एक सिंड्रोम वहाँ पे फैला हुआ है कि आप जितना धाड़ेंगे, जितना दूसरे को रोकेंगे, उसे बात नहीं करने देंगे उसके ऊपर, तो वो नेशनलिज्म है आपका। और वो लोग भी कर रहे हैं जो बड़े क्रेडिबल थे, वो भी अब उसका शिकार होते जा रहे हैं। ये तो उल्टा हिसाब है, ट्रेंड सेट कर दिया ना, ट्रेंड तो वो बन गया है कि और टीआरपी नहीं आती, व्यूज नहीं आते, तो इसलिए जो है हर बंदा वही काम कर रहा है। असल में इसीलिए मैं कह रहा था ना ग्रास रूट डे, ये सारे लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं ना, उसके लिए कर रहे हैं। जी जी। तो वहाँ पे जो आम आदमी का ज़हन है वो ऐसा है, ये उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहे हैं।
लेकिन सर इसमें हमारी माशाल्लाह इतनी प्रैक्टिस हुई है पाकिस्तानी कौम की सोशल मीडिया पे, चलें कुछ एक आध गलती किसी से जल्दबाजी में हो गई हो वो अलग बात है, लेकिन हमें फौरी जो है ना फेक का और ओरिजिनल का, क्योंकि हमने तो ये वारफेयर हमने भुगती है पाकिस्तान के अंदर, ये फायदा हुआ है ना। मतलब ये सारी टैक्टिस वो हैं कि जो पीटीआई का हामी जो मीडिया था वो भी करता था यही कुछ, और उनके हामी जो कारकुन हैं सियासी वो भी अब भी करते हैं। मैं ये सारा वो है, इसलिए हमें वो प्रैक्टिस हो गई। इसी को मैं कह रहा था ना कि हमने सीखा है। हमारे साफियों में आप अब ये चीज़ें इस तरह नहीं देखेंगे इतनी बेहूदगी नहीं। अच्छा, हमारा जो वो हाइपर नेशनलिज्म वाला फैक्टर था ना मीडिया के अंदर, वो अल्लाह का शुक्र है कि पीटीआई के साथ सारा फारिग हो गया। वो जो है बड़ी बड़ी बोंगियाँ मारने वाले जितने लोग थे, वो इमरान रियाज हो, वो साबिर शाकिर हो, वो चौधरी गुलाम हुसैन हो, वो अल्लाह का शुक्र है कि सारे अब मीडिया से निकल गए और मीडिया का ओवरऑल जो रवैया था वो मेच्योर था। यहाँ पे आपको उस तरीके की कोई चीज़ नहीं नजर आई। जाहिर है जब जंग का माहौल होता है तो जाहिर सी बात है कि एक मतलब बहुत आप गैर जानबदार होकर रैशनलिज्म नहीं दिखा सकते, ये तो सीधी सादी बात होती है। अच्छा भाई, अगर हम दूसरी इंसानी वो देखें बात चीजें छुपा लेते हैं कुछ चीजें मतलब बिल्कुल ढीठ बन के झूठ बोलना एक अलग बात वो तो एक कहां मतलब एक अच्छा एक और मैं इसमें ऐड कर लूँ कि मतलब मैं जब एक ये रिफ्रेशर कोर्स कर रहा था हमारा फैक्ट चेक और जो फेक न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन का, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स एक जो है जो बताए गए थे उसके अंदर, उन्होंने कहा था कि जो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ख़बर चलती है ना वो फेक न्यूज़ नहीं होती, वो बाइस्ड न्यूज़ हो सकती है, वो उसमें सिलेक्टेड फैक्ट्स हो सकते हैं, सिलेक्टेड फैक्ट्स को इग्नोर किया जाता है, सिलेक्टेड फैक्ट्स को जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है, लेकिन वो टोटली फेक न्यूज़ नहीं होती, वो बेसलेस नहीं हो सकती। तो आपको उसी तरीके से करना है कि उसमें ये तो हो सकता है कि आप 10 फ़लस्तीनी बच्चों की खबर ना चलाएं, जी हाँ ये हो सकता है, और एक यहूदी की खबर चला दें, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ जो है ना वहाँ पे होगी। अच्छा, लेकिन जब आप सोशल मीडिया से या किसी उससे, तो वो सीना बसीना गज़ट जो होते हैं, जो चीज़ें होती हैं वो टोटली बेसलेस और फेक न्यूज़ भी हो सकती हैं, तो आपने उसको आइडेंटिफाई उस तरीके से कर। लेकिन इंडियन मीडिया के ऊपर देखें तो उनके मेन स्ट्रीम चैनल सी न्यूज़, आज तक, टाइम्स नाउ, जिसको देखें वो इतने धड़ल्ले से जो है वो झूठ बोल रहा है और सरे से फेक न्यूज़ जिसका कोई सर पैर है ही नहीं और मुसलसल बोले जा रहा है और एक दूसरे से बढ़ के बोल रहा है। जो एक रिपोर्टर ने तो कह भी दिया ना, एक तो हमसे पूछता हकाइक, फिर हम जब हकाइक बताते हैं तो फिर आगे से बढ़ तो वो ऑन मतलब वो उसका ख्याल था कि शायद उसका माइक ऑन नहीं है, तो वो इस तरह के। लेकिन मेहताब भाई इसमें हमारा जो चले जो हमारा मीडिया और मीडिया का जहाँ से कंट्रोल हो रहा था, एक तो नैरेटिव पोजीशनिंग, मतलब मैं अगर आप जो एक मेरा एनालिसिस रहा ना कि उन्होंने पहले दिन से यार हम जंग नहीं चाहते, दुनिया के हवाले से देखें अगर आलमी मीडिया को देखा जाए तो ये क्या है, पूरी तरह से ये कायल किया गया कि यार हम किसी ऐसे हिस्ट्री में नहीं है, हम बिल्कुल रियलिस्टिक हैं, हाँ दिफा करेंगे अपने आप को वो करेंगे, लेकिन हम आज भी जो है मुज़ाकरात, मतलब पहले तो ये पोजीशन, वरना 4 दिन इंडिया के ना किसी सियासतदान ने, ना किसी सहाफ़ी ने, ना किसी रिपोर्टर ने मजाल है कोई ऐसी बात की हो, लेकिन अगर हम अपने मेन स्ट्रीम को देखें तो ये पोजीशन ऊपर से गई है, नीचे गई है, और नीचे फिर सहाफ़ियों के अंदर हमारे जो ISPR का भी जो रहा है ना, वो भी बड़ा उन्होंने फैक्ट बेस्ड बातें की हैं, मतलब जो अगर दावे भी किए हैं तो उनको पीछे उसके पूरे सबूत फराम किए हैं जी, यानी उनके मुकाबले में इनकी अप्रोच ज़्यादा रियलिस्टिक रही है जी। खालिद साहब, ये बल्कि मैं इसको पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ये जो बात थी ना कि मतलब हमारा जितनी भी चीज़ें थी, ज़ाहिर है इसके ऊपर एक तो ऑफिशियल चैनल होता है, एक अनऑफिशियल चैनल से जितनी भी मालूमात आई हैं इस जंग के अंदर वो सारी की सारी अथेंटिक थी। इवन जब मतलब जहाज़ जो है ना वो गिरने की खबरें आई हैं पहले, उसके फ़ौरन बाद में, तो आप यकीन जानें कि वो लोग जो बड़े रियलिस्टिक किस्म के जर्नलिस्ट हैं वो भी ये बात कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता इतनी जल्दी, लेकिन जितनी बातें जितनी क्लेम की गई हैं वो सारी की सारी जो है वो दुरुस्त साबित हुई हैं। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर जो है ना वो उसकी कोई बेसलेस चीज़ बाद में हमारे सामने आई हो। अच्छा, दूसरी एक सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इस पूरे वाक़े के अंदर जो था वो जितने भी ये अस्करी जो ज़राए थे उनके चैनल्स जो है ना वो बड़े ओपन थे कि आपको फ़ौरन रिप्लाई मिलता था, आप कोई चीज़ पूछते थे तो उसका जवाब मिलता था और एक्यूरेट मिलता था।
ये हो सकता है कि वो ये मतलब वो कहें कि इसके ऊपर अभी बात नहीं की जा सकती, ये कोई है, लेकिन ये नहीं है कि आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा या आप उसके ऊपर स्पेकुलेशन करें। और जो पाकिस्तान में फेक न्यूज़ नहीं फैली है उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि जब आपको टाइम बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं, आप अगर पूछते हैं तो आपको उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो फिर जाहिर है आपके पास जो है ना वो कोई रह नहीं जाता। आपने टेक्नोलॉजी में बर्तरी साबित की है, आपने सफारतकारी में बर्तरी साबित की है, आपने एक मैच्योर स्टेट के एतबार से एक्ट किया है, यानी तकरीबन हर चीज़ हमारी इस दफ़ा जो है ना बड़ी परफेक्टली जो है ना वो सामने आई है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सारा कुछ अच्छा रहा है। लेकिन एक मैं बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि पिछले जो 3 सालों से हम सुनने में, जो आप भी कहते होते हैं कि मुल्क अब गैर महफूज हाथों में है और एक दूसरा प्रोपेगेंडा जो मैं मतलब ये डिस्कशन क्योंकि बार बार जो कानों में हमारी पड़ी है, एक तो ये था ना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान जवाब नहीं दे सकता, सख्त नहीं है, ये तो अंदर से मिले हुए हैं, फलां ये चीज़ें, एक तो ये बड़ा वो चलता रहा। दूसरा ये है कि एक चीज़ हम बार बार सुनते, ब्रेन ड्रेन हुआ है, सारा लोग जो हैं वो जब से ये चीफ साहब आए हैं तो अवाम के उमंगों के ख़िलाफ़ है, तो लोग इस्तीफे दे के निकल गए हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर तो टेक्नोलॉजी देखें, एक तो जब पाकिस्तान ने सुबह अटैक किया तो जैसे पाकिस्तान ने साइबर सिक्योरिटी के अंदर, फिर दूसरा उनके जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है उसको जिस तरीके से जैम किया, तो मल्टीपल लेयर्स के अंदर तो कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स दिए हैं और सरप्राइज के पीछे वर्किंग होती है, वर्किंग के पीछे छोड़ो यार ये सारा प्रोपेगेंडा है, ऐसे ही मारते हो आप सारा फिक्स था, स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, उसके मुताबिक उनके जहाज गिरे। अच्छा, आपने तो आर्टिकल भी लिखा था ना और इस पूरी इलेक्ट्रॉनिक सारी वारफेयर पे कि पाकिस्तान का जो अपर हैंड है इन चीज़ों के ऊपर, तो ये अपर हैंड ये किधर से आ गया, ये क्या ये कोई हवाई था? और बताऊं क्या, ये जब हम पहले बातें करते थे, मैं आपको एक बात बताऊं ना, मुझे ये लगता है ना, मुझे ये लगता है कि यानी एक वक्त था हमारा जिसमें हम पूरी तरह डिपेंड करते थे अमेरिका के ऊपर और मुतमईन थे कि अमेरिका को हमारी ज़रूरत है और वो हमें ख़त्म, और उसने हमें ख़त्म होने नहीं भी दिया बहुत, यानी ये हम मानते नहीं हैं लेकिन बहुत से मौके पे उसने हमारी मदद भी बहुत की है, सपोर्ट किया पूरा 71 में भी। ये बाकी कैसे बचाए, हमने अपने बल पे तो नहीं, आखिर इंदिरा गांधी को मज़ीद हमले करने से किसने रोका है? अमेरिका नहीं रोका है, तो मतलब मदद भी की है। लेकिन जो हमारे साथ हुआ है ना 99 करगिल में, वो कहानी अभी खुली नहीं है। वो सारा हमसे हमारे साथ किया अमेरिका नहीं है, वो सारी पोजीशनें बता दी, सारा कुछ बता दिया, फिर इंडिया ने हमें खूब जो है ना जक पहुंचाई, और उसके बाद असल में इंडिया पूरी तरह अमेरिका की झोली में जाके बैठ गया और इतना बड़ा मुल्क अमेरिका के पास आ गया तो उसे अब पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रही। पहली दफ़ा हमें जो है ना वहाँ से एहसास हुआ कि अब हम किधर जाएं। तो ये जो एक दिन में तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते ना अपनी सारी कम्युनिकेशन और ये सारा कुछ, ये वहीं से असल में उस चीज़ ने हमें चाइना की तरफ देखने पे मजबूर किया और खुद कैपेसिटीज अपने अंदर भी बिल्ड किया। ये ज़ाहिर है ना, दो बातें होगी ना कि अब मुझे अपने पाँव पे खड़ा होना है, ठीक है, और फिर आपने इधर उधर देखा कि कहाँ से होना है, तो वो ये हो गया। एटम आप पहले बना चुके हुए थे, तो ये सारा कुछ जो है ना, फिर चाइना के साथ आपका एक पड़ोसी भी थे, बहुत अच्छे दोस्त भी थे पहले से, तो फिर हमने ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता यानी बदली है ना, अमेरिकी सेटेलाइट से हम चाइना की सेटेलाइट पे चले गए, ये सारा कुछ हुआ है। उसमें फिर चाइना ने मदद भी की है, ज़ाहिर है आप चाइना के लिए जो आपकी अहमियत है तो चाइना ने आपकी मदद भी करनी है। और ये वो चीज़ थी जो हम पहले कह रहे थे कि चाइना हमें छोड़ सकता नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम ख़त्म हो जाएं। तो अब पीछे रह के जितनी मदद हो सकती थी उसने दी है। ये अब आपने J-10 की बात की है, तो J-10 हमें अचानक चाइना ने दी है ना, मेरा ख्याल पिछले ही साल दिए हैं। नहीं, हाँ J-10 तो खैर पहले आ गए थे हमारे पास, जो अभी आए हैं ना वो PL-15 जो हाँ वो मिसाइल दे दी। ये तो बिल्कुल इस यानी इस हंगामे के दौरान समझे आ गए, उन्होंने ही तो असल किरदार अदा किया है। और दूसरा ये जो आपकी ये यार वो सैटेलाइट जो है ना, मिलिट्री सैटेलाइट जाम करना, चाइना के ताउन तो बहरहाल इसमें किसी ने उसके बगैर तो नहीं हो सकता ना। फिर ये दोस्त ममालिक, अच्छा फिर मैंने बहुत सारे जो है वो देखे जो इंटरव्यू ना इंडियन मीडिया ने जो चाइनीज़ के इंटरव्यू किए और कोशिश की है कि वो यार वो सफारती बुनियादों पे कुछ कह दें कि हम न्यूट्रल हैं। ये वो शुरू यूँ करते थे कि इंडिया बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, हम उसकी कदर करते हैं, उसकी डिग्निटी, ये वो सारा कुछ।
लेकिन पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। एक ने भी ये नहीं कहा कि यार हम गैर जानिबदार हैं या नहीं। उन्होंने पाकिस्तान के खुल के इंडिया के चैनल्स पे बैठ गए सॉवरेनिटी सिक्योरिटी और उसके जो है ना साथ खड़े हैं, और उसके ऊपर किसी जो है ना वो जारियत को हम अच्छा। अब एक चीज़ हमने वो जो इसे जोड़ा तो है ना उधर उसके साथ मशरक़ वस्ता के साथ। मशरक़ वस्ता के नक्शे में अब अगला नंबर जो लगता है ना वो ईरान का लगता है। ठीक है। अब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी जो है ना एक वो दे दी है, और ये हमें सिर्फ इंडिया पे अल्लाह ने हमें नहीं ये गालिब किया, ये पूरे वेस्टर्न प्लेन को नाकाम कर दिया। ये दो यूँ समझें चाइना और अमेरिका की जंग थी एक एतबार से आप अगर देखें तो। इसमें मेरा ख्याल है हर शय का एक सदका भी तो होता है ना। तो उसका सदका ये बनता है कि कल अगर चाइना यानी ईरान का वो होता है तो जैसे चाइना हमारे साथ खड़ा हुआ है ना, ऐसे हमें खड़ा होना चाहिए ईरान के साथ। ये बिल्कुल एक ऐसी बात होगी जैसे हम रूस के हमले के मौके पे अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हो गए थे। कहने को हमने अफ़गानिस्तान की मदद की थी, दिफा हमने अपना किया था। सही। ये हमारे अपने, यानी आप सोचें ईरान अगर ख़त्म हो जाता है तो उधर से जब ये हमारे ऊपर इंडिया का दबाव आता है तो हमारा पीछा सारा जो है ना पीठ जो है वो नंगी नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है। और हमारे आके सरहद पे नहीं इसराइल बैठ जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा तो ख्याल है बिल्कुल खुला के, और ये अब यानी पता लग जाएगा ना उनको कि फिर अगर हम ईरान के पीछे हम खड़े हो जाते हैं तो किस दर्जे का क्लैश होगा। टेक्नोलॉजी हमारी साबित हो गई। ठीक है। तो यानी इस मामले में एक बड़ा सफारती किरदार है जो सफारती मैं उससे आगे बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़े यानी एक गेम चेंजर बात है। और पूरे जो है ना हम इसराइल नहीं जा सकते, लेकिन ईरान तो हमारे पड़ोस में है। तो उसके लिए मेरा ख्याल है हमें थोड़ा इसी तरह जो है ना क्रीज से बाहर निकल के खड़ा होना पड़ेगा। और जैसे ये वाला जो हमने ऑपरेशन किया है ये क्रीज से निकल के किया है। कोई दोस्त इसके हक में नहीं था। बिल्कुल। ठीक है। पता नहीं सियासी क़यादत भी कैसे, चाचू का एक तो मसला है ना, यस सर तो ठीक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया। तो ये मतलब ईरान के हवाले से अभी से बैठ कर सोचना शुरू कर देना चाहिए कि ईरान पे अगर अटैक आता है तो हमें क्या करना चाहिए। मेरा ख्याल तो ये है कि हमें ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए, और ये चीज़ हमें कल इंडिया के हवाले से भी ज़्यादा जो है ना वो मजबूत करेगी। और जो गालियाँ वो आपने देखा ना चैनल के ऊपर, जिस तरह ईरानी सफारतकार के हवाले से वज़ीर ख़ारजा के, हाँ जो वज़ीर ख़ारजा के हवाले से जो की है, मतलब इंडिया वालों ने ना अच्छा में ये देखें, ये अब सऊदिया को देखना चाहिए कि भाई ये मुसलमानों के बारे में उनके ख्यालात हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान मसला नहीं है उनका। और ईरान जो इस वक्त पार्टनर है इंडिया का चाबहार में, और मतलब एक वक्त तक ऐसे है कि इंडिया की जो आज भी बलूचिस्तान के अंदर पूरी इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है वो ईरान में बैठ के कर रही है। इसके बावजूद इंडियंस का ये रवैया ईरान के साथ है सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद के ऊपर। वही हिंदुत्व का जो आपने पहले जिक्र किया है कि वो फैक्टर उनके दिमाग से नहीं निकलता है। मतलब वो जहाँ उन्हें मौका मिलता है कोई भी वो ये अब ईरान को भी सोचना चाहिए जाके किधर दोस्तियां लगाते हैं। सिर्फ ईरान को नहीं, अफगानिस्तान के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने इस अरसे के अंदर अपने अच्छा अफगानिस्तान का एक अलग चैप्टर है ना। मैं अभी ईरान की बात कर लेते हैं। तो ईरान को भी सोचना चाहिए इस पे, तो हमें भी सोचना चाहिए। ठीक है। ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो बचेंगे और बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। देखें तुर्की किस तरह आके आपके साथ खड़ा हो गया, आज़रबाईजान आके खड़ा हो गया। आज़रबाईजान और ईरान के भी कुछ वो है, वो ख़त्म कराना चाहिए। ठीक है। और इस तरह ईरान के साथ हमारे भी हो जाए। और अब आ गया अफ़गानिस्तान। देखें अफ़गानिस्तान को भी समझना चाहिए। एक तो वो एलिमेंट है वहाँ हमेशा रहा है जो स्मगलर हैं, लालची हैं, लेकिन सारे अफ़गान तो ऐसे नहीं हैं। ठीक है। एक अलग अलग करना पड़ेगा। अब उनको कोई भी पैसे देगा तो वो उसके लिए काम करना शुरू कर देंगे। वहाँ मलेशियाज़ हैं, अब आखिर उनके खर्चे कैसे पूरे करने। मैंने एक फ़ौज रखी हुई है, उसके खर्चे कैसे पूरे करूँगा। वो कोई वॉलंटियर्स उस तरह के तो नहीं है ना कि अपना खाएं और मैं उन्हें दूंगा तो मेरे साथ चलेंगे। तो उसके लिए अगर मुझे कहीं से मदद मिलती है तो करेंगे। ये वहाँ के मतलब उस स्ट्रक्चर की मजबूरी है, ये समझनी होगी। ठीक है।
वहाँ कोई इतनी मुस्तहकम हुकूमत नहीं है। जहाँ मुस्तहकम हुकूमतें होती भी हैं वहाँ पे भी रोग एलिमेंट होता है। तो एक गैर मुस्तहकम हुकूमत के अंदर रोग एलिमेंट का होना कोई मतलब अजीब बात नहीं है। ये देना चाहिए ना उनको उसका जो बेनिफिट ऑफ डाउट। अच्छा, अब आगे चले कि वहाँ पे वो एलिमेंट भी है जो प्रो पाकिस्तान है। लेकिन एक जो असल बात हमें समझने की है कि पिछले 20 साल में हमने उनके साथ, उन्हें हमसे गिले भी है और जेन्युइन है। ठीक है ना, ये किसी कौम के साथ आप ये काम करें, वो आपके पड़ोसी, आपने ही उन्हें वो उस पोजीशन तक पहुंचाया हो, आप ही के बच्चे होंगे यार, और एक मौके पे आप यू टर्न उनसे लेके तो उनके दुश्मन के साथ खड़े हो जाएं और अपनी सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए पेश कर दें और उनके बच्चे पकड़ पकड़ के उनको देना शुरू कर दें। ये आखिर हमने किया हुआ है ना। इसको भूल जाना और आज उनके एक्शन को देखना कि भाई उन्होंने ये काम किया है, तो ये मतलब उस पर गालियाँ निकालना शुरू कर देना, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। अपने इस गलती को समझना चाहिए। और अगर उनसे कोई जो है ना ज़्यादती अभी हो रही है तो उसको इसके साथ बराबर करने की कोशिश करनी चाहिए। पहले तो अपना ये रवैया ठीक करने की ज़रूरत है ना, फिर जाके आखिर परवेज़ मुशर्रफ ने जाके माफ़ी मांगी थी बांग्लादेश से या नहीं मांगी थी 71 के जो भी कुछ था। तो अगर हमने गलत किया तो माफ़ी मांगने में क्या मसला है, इसमें मांग लेनी चाहिए। ये मेरा ख्याल है फर्स्ट स्टेप है। फिर उसके बाद कोई अगर बात होगी, आपके हमायती वहाँ पे मौजूद हैं, जो नाराज़ एलिमेंट है तो उसको न्यूट्रलाइज माफ़ी मांग के आप कर सकते हैं। बाकी अंदर खाने आप बता सकते हैं ना, वो और लोग थे, हम और लोग हैं, वो एक अलग मसला है। दुनिया के सामने चलें, ये एक गलती आपने की है, उस गलती का इजाला होना चाहिए, उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ये कि दो तरफा नहीं मामला हो सकता, बहरहाल उधर से भी तो अब देखें पिछले यार वो जो भी उधर से जो भी हुआ है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ना, आप साबित तो नहीं कर सकते कि उसमें अफगान हुकूमत मुलव्वस है। नहीं, माजी की वो बात कर रहे हैं ना कि जैसे मतलब जैसे नजीबुल्लाह की हुकूमत थी, जैसे वो था, वो सारा का सारा तो मतलब अगर परवेज़ मुशर्रफ इस तरफ से अगर हम मान लें उसे कि वो एक रोग एलिमेंट था, तो उस तरफ के रोग एलिमेंट की तो बहुत तवील दास्तान है ना। हाँ, लेकिन वो ज़ाहिर शाह से लेके बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है। मैंने इसी को कहा था, कुछ वो लोग हैं कि जिन्हें पाकिस्तान का वजूद गवारा ही नहीं है। लेकिन तालिबान तो आपके बच्चे थे ना जी, आपने बनाए थे ना, अभी उनकी हुकूमत है, अभी उनकी हुकूमत है। उनके साथ आपने क्या किया था? जो आपने किया है वो नजीबुल्लाह के साथ तो नहीं किया ना, करज़ई के साथ तो नहीं किया, वो दूसरा था बाद में जो अभी ख़त्म हुआ है, अशरफ गनी के साथ तो नहीं किया, तालिबान के साथ किया ना आपने। उनके बंदे पकड़ पकड़ के आपने गुआंतानामो में बेचे और किताबों में भी लिख गए। तो परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान का सदर था, वो उसका ज़ाती फ़ैसला नहीं था, पाकिस्तान का फ़ैसला है। वो पाकिस्तान के सारे इदारे वो काम करते रहे, ठीक है। बीच में कुछ लोग थे जो उनकी मदद भी करते रहे, लेकिन रियासत की पॉलिसी तो वो थी ना, ऑफिशियल पॉलिसी वो थी। तो अब उसकी एक हमें आखिर माफ़ी मांगना नहीं बनता है। अगर हम उन्हें साथ मतलब ज़ाहिर है साथ मिलाने के लिए फिर देखना पड़ता है ना, अपनी गलती की तलाफ़ी करनी पड़ती है। तो उसके बाद ज़ाहिर है ये मसला जो इनके मुज़ाकरात होंगे ना, इंडिया के साथ भी उठाना चाहिए कि ये जो आप हमारे ऊपर पहलगाम का इल्ज़ाम लगाते हो, आप खुद क्या करते हो? आपका अफगानिस्तान में क्या काम है? मतलब इनके पास सबूत होंगे, दें ना, उनके डोजियर रखें ना उनके आगे। हाँ, बलूचिस्तान में जो वाक़यात हुए हैं तो उधर से उनको भी दबाएं, उन पर अपर हैंड आपको मिल गया इंडिया के ऊपर, उनको भी दबाएं कि वो इधर ना करें, और इनको भी फिर अपने साथ मिलाने की कोशिश करें। ये नहीं कि उनसे भी काट दें और ख़ुद उनकी कोई रखवाली भी ना करें, तो वो कोई तीसरी ताकत आ जाएगी ना। खला तो नहीं रहता ना, वो तो ज़रूरतमंद है, तो कुछ पूरा करना पड़ेगा फिर। तो ये फिर कितनी बड़ी ताकत बन जाती है। चाइना आपके साथ हो गया, रशिया भी अब ज़ाहिर है वो, ये रशिया की तो मजबूरी है इस वक्त, इसी तरह खाना है। कम से कम चाइना, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पीछे जो वो क्या जो इस्तान वाले बहुत सारे हैं, कसीरिस्तान जो है पीछे, तो ये सारे मिलके यार ये फिर इंडिया कितनी शहर रह जाता है। ये अभी तो हम पत्ते से है ना, ये सारा जोड़ के देखें तो इसके लिए फिर कुर्बानी देनी पड़ती है ना, उतना बड़ा बन के सोचना पड़ता है। हिंदुत्व वाली सोच तो नहीं होनी चाहिए ना, बस एक पाकिस्तान वाली, फिर इतना बड़ा बन के सोचें। तो इतना बड़ा फ़िलहाल चलें कोऑपरेशन ही सही एक दूसरे के साथ, तो इंडिया फिर नहीं खड़ा हो सकता।
और फिर इसराइल और अमेरिका के भी जो है ना इस रीजन में जो भी मकासद हैं वो नहीं पूरे हो सकते, और फिर मशरक़ वुस्ता का नक्शा भी उनकी पसंद का नहीं बन सकता। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया मताब भाई और खालिद साहब। इंशाल्लाह इस पे काफ़ी बातें हैं जो भी रह गई हैं, वो मज़ीद आगे फिर खोलेंगे। टाइम ज़्यादा लग गया लेकिन चले डिटेल से तफसीलात आ गई और नाजरीन तक भी अपना ये प्रोग्राम यार वो थोड़ा सा अपने मतलब मैं सच्ची बात आपको बताऊँ, 10 तारीख को ना मतलब बिल्कुल जैसे ना दिल शुक्र के हकीकी जज्बात से लबरेज, ठीक है, और बाज़ चीज़ें देख के ना वैसे ही आंखों में आंसू आ जाते थे। तो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी दी है, इतनी बड़ी कामयाबी दी है। ये यानी जिसे कहते हैं ना एक तारीख बदलने वाली बात है। एक वाकई एक नया पाकिस्तान बन गया, टर्निंग मोमेंट है, ठीक है ना, टर्निंग पॉइंट साबित होगा। और नया मुताला पाकिस्तान यहाँ से शुरू होता है, हकीकी मुताला पाकिस्तान। तो इस पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और शुक्र के ये फिर ये लीडिंग रोल अगर अल्लाह ने दिया है तो फिर उसको इस शान के साथ अदा भी करना चाहिए ना। सिर्फ पाकिस्तानी बन के नहीं सोचना चाहिए। जो दुनिया में इंसानों के दुश्मन हैं उनके मुकाबले में एक मज़ामती तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। कभी इंडिया गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक का सरबराह हुआ करता था, वो रोल अल्लाह ने हमारी झोली में ला के रख दिया है, तो फिर आगे बढ़ें। सर बहुत से कॉमन चीज़ें ऐसी हैं जैसे मसला फ़लस्तीन है, पूरी कौम इस मामले में यकजा है, मक्का मदीना का पाकिस्तान इस मामले में था। इससे पहले अगर देखें तो पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान की कौम थी तो खिलाफत के बचाव के लिए हम इकट्ठी हुई थी। तो एक बॉन्डिंग जो है आज हम समझ सकते हैं कि मुस्बत तौर पे देखें तो इस्लाम है, और दूसरी तरफ देखें जो हमें मुत्तहिद करती है ये हिंदू की अय्यारी मक्कारी। तो जैसे हमने पहले भी चीज़ की कि कौम डिवाइडेड रही है, उसमें किसके क्या कसूर थे इसकी तफसील में जाए बगैर, तो हमारी क़यादत को जो अस्करी भी है और दूसरी हमारी सियासी क़यादत है, इससे बालातर होके कि अगर हमने इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला करना है तो अपने लोगों को भी यूनाइट करें। उसमें रोग एलिमेंट है उनके खिलाफ होनी चाहिए। हाँ, बस उसके लिए असल में डेमोक्रेसी के अलावा कोई मतलब एक तो वो ना इस्लाम है, वो तो एक बात है ना, लेकिन आपको अपने सेटअप के अंदर ये जो है ना ये पार्टियों को डेमोक्रेटिक बनाना होगा। अगर आप ये चाहते हैं ना कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, तो ये सबसे पहले सियासी इदारे मुस्तहकम करने पड़ेंगे। और सियासी इदारा किसको कहते हैं? पार्लियामेंट तो एक जो है ना वो तो रियासती इदारा है, सियासी इदारा बुनियादी तौर पर जमात है। जमातों का स्ट्रक्चर सारा बादशाहत वाला है, तो सियासत आपकी मुस्तहकम कैसे होगी? उसको करना पड़ेगा। इनको बैठाएं, एक वो जैसे ये खुद बैठे थे मिसाक जमहूरियत के लिए, उसी पे लेके आए ना। ये वाला रोल खुद हुकूमत के चक्कर में ना पड़े, जिनका काम उसको साझे और वो उन्हें करने दें, लेकिन उनकी जो खामियां उन्हें ठीक करें, और ये ठीक कर लेंगे तो आपके सर से ये बोझ ही उतर जाएगा। और दूसरी एक चीज़ और खालिद साहब कि जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रक्चर है, उसको कॉलोनियल जो है ना वो उसको भी ठीक करने की लेगेसी, असल में वो नहीं ठीक होगा जब तक सियासी जमातें नहीं ठीक होती। मतलब वो आपस में वाइस वर्सा है दोनों चीज़ें। हाँ, सियासी जमातों के अंदर जब ये मजबूत हो जाएंगी ना तो अवामियत आएगी। जब इनमें अवामियत आएगी तो ज़रूरत में पड़ेगी कि पूरे स्ट्रक्चर को ठीक करें। अभी इन्हें अवाम की ज़रूरत ही नहीं है, इन्हें अभी अवाम को उल्लू बनाने की ज़रूरत है। एक नारा लगाओ जो अवामी मर्जी के मुताबिक हो, उस पर लोग वोट दे देते हैं, उसके बाद आप 5 साल के लिए चढ़ जाओ। अब कौन अवाम और कौन आप, और वो फिर आपकी और ब्यूरोक्रेसी की मिलके जो है ना चलाते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी वो एक जनाब बाकायदा सियासी जमात हो जिसके अंदर हर वक्त अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस चल रहा हो, तो फिर आप अवाम के रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, फिर आप ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालते हैं। तो पहले वो लीडरशिप तो आए ना जो अवाम लेके आए हों। मैं जब मजबूत करने की बात करता हूँ ना, ज़ाहिर है उसका मतलब यह है कि फिर यानी टिकट किसको मिलेगा? जिसको उस इलाके का जो जमात का कारकुन है उसकी अक्सरियत कहेगी कि इसे टिकट दो, टिकट उसे मिलेगा, ना कि जो आपका जो लाहौर में बैठा हुआ या लाड़काना में बैठा हुआ जो 4 अरब लेके आएगा आपके पास, या ये वो एटीएम्स खत्म हो जाएंगे, जो एटीएम्स वाले वो तरीका फिर नहीं रहेगा। अब जब ये वाले लोग टिकट लेके जीत के ऊपर गए होंगे तो ये उस क़यादत के गुलाम नहीं है जिन्होंने पैसों से टिकट खरीदा हो।
अब वो तो कहेंगे सर आपको 2 करोड़ रुपये 2 अरब रुपया दिया था तो हमें कुछ देना मंसूबे ताकि हम अपने पैसे तो पूरे करें। ये गंद कैसे साफ होगा जब लोगों के फैसले से टिकट मिलेगा? तो ये तो मैंने एक बात बताई ना, तो सदर जमात कैसे बनेगा? वो भी तो फिर वो कारकुन बनाएंगे, कारकुन के वोट से। तो इस तरह ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सियासी जमात को मजबूत बनाने का। एक दफ़ा आपके 2 पार्टी निज़ाम बन जाए, 2 पार्टी सिस्टम, उसमें पेशा कोई तीसरी पार्टी भी उठे तो पाबंदी तो नहीं है, लेकिन आम तौर पे जो भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें 2 पार्टियां मजबूत हों, लेकिन वो 2 पार्टियां बाकायदा सियासी जमातें हों, वो बादशाहते ना हों, तो फिर इंशाअल्लाह ताला मुल्क को यानी एक सही लीडरशिप हमें हमेशा नीचे से, यानी वो जो ऊपर के जैसे मक्खन ऊपर आता है ना दूध में, इस तरह एक जेन्युइन लीडरशिप ऊपर आएगी। जज़ाकल्लाह सर। बाकी ये है कि इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इस हवाले से आपका फ़ीडबैक हो, आपने क्या देखा, क्या सुना और क्या आपके तासुरात रहे, वो ज़रूर हमें कमेंट्स के साथ या अपने हमारे फ़ीडबैक फॉर्म के ज़रिए ज़रूर भेज सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।